आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5th हिस्ट्री का पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आधुनिक युग में ये जो पैस्टोरलिस्ट है, पैस्टोरलिस्ट मीन्स होता क्या है तो घुमंतू या चरवाहे, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि आज वो आधुनिक युग में कैसे रह रहे हैं, यानी मॉडर्न वर्ल्ड में वो कैसे रह रहे हैं। इस बारे में हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। सो स्टार्ट फ्रॉम द पिक्चर। अगर हम लोग पिक्चर को देखें इस पिक को, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि शीप ग्रेजिंग ऑन बुग्याल्स ऑफ ईस्टर्न गहरवाल। एक गहरवाल नाम की प्लेस है, यहाँ पे क्या है, ये बुग्याल्स हैं। बुग्याल्स होते क्या है, तो एक बड़ा सा नेचुरल पास्चर्स होता है, एक चारगाह होता है, जहाँ पे कहाँ पे लगभग हाई माउंटेन्स पे, ऊंचे पहाड़ों पे, जो कि लगभग कितने ऊंचे हैं, 12,000 फीट के ऊपर के जो हैं, वहाँ पर जो चारगाह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बुग्याल्स कहते हैं। और ये क्या हो जाते हैं, अंडर स्नो इन द विंटर, विंटर में ये जाड़ों में ये स्नो में कवर्ड हो जाते हैं, और जब अप्रैल आता है तब ये वापस से क्या हो जाते हैं, इसमें जो स्नो होती है वो चली जाती है और ये हरे भरे हो जाते हैं। और इस टाइम जो इंटायर माउंटेन साइड इज कवर्ड विद अ वैरायटी ऑफ ग्रासेस, और इस टाइम पे ना बहुत सारी विभिन्न तरीके की जो घासें हैं वो यहाँ देखने को, रूट्स हो गए या फिर हर्ब्स हो गए, वो सब हमें देखने को मिल जाता है। और जब मानसून आता है ना, बारिश आती है, तो ये बहुत ही घने हो जाते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं यहाँ पे वेजिटेशन देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप की जो मतलब वैरायटी ऑफ चीज़ें जो खाने वाली होती हैं वो देखने को मिल जाती हैं। एंड कारपेटेड विद वाइल्ड फ्लावर्स, और पूरा किस तरीके से क्या बिछौरा के टाइप का हो जाता है यहाँ पे, तो एकदम वाइल्ड फ्लावर से, बहुत सारे जंगली जो फूल हैं उनसे ये पूरा का पूरा कवर्ड हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे ना, आप पढ़ोगे कि कैसे जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट हैं, जो घुमंतू चरवाहे हैं, वो कैसे यहाँ से ना आर पीपल हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस। तो नोमैड्स कौन होते हैं, तो एक ऐसे नोमैड वो होते हैं जो एक जगह पर नहीं रहते हैं, लेकिन एक एरिया से दूसरे एरिया तक अपनी लिविंग के लिए, मतलब जो उनको जिसकी वजह से जीना है, जीने के लिए जो कमाना है, उसके लिए वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी घूमते हैं। बहुत से इंडिया के पार्ट्स में हम नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट को देख सकते हैं कि वो मूव कर रहे हैं अपनी, उनके साथ क्या है, गोट्स हैं, बकरियों का हर्ड है, झुंड है, या फिर शीप का हर्ड है, या फिर कैमल्स है, और कैटल्स वगैरह जानवर हो गए, यानी ऊँट हो गए। तो इस तरीके के लोगों को वो लोग ना साथ में क्या करते हैं, लेके घूमते हैं। क्या आपको कभी ये बात जान के हैरानी हुई या आश्चर्य हुआ कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, एंड वेयर दे आर हेडेड, कहाँ को जा रहे हैं, और क्या ये जो लाइव है, यानी जो ये भी है, कैसे ये लोग कमाई करते हैं, ठीक है, अर्निंग का जरिया क्या होता है, और इनका पास्ट कैसा था। तो यहाँ पे ना अगर देखा जाए तो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक पे ना इनका ज़्यादा पैस्टोरलिस्ट का मिलता नहीं है, जो भी चीज़ें लिखी होती हैं। तो जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हो, इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको क्लासेस या फिर हिस्ट्री की क्लासेस हो गई, तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री की क्लासेस, तो आप वहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ोगे, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ोगे। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी आप आर्टिशंस के बारे में, जो और कलाकार हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हो, लेकिन बहुत ही कम होगा जब आपने पैस्टोरलिस्ट के बारे में पढ़ा था। जैसे अब लगता है कि उनकी जो लाइफ है ना वो बिल्कुल मैटर ही नहीं करती आज के टाइम में, इतना कम उनके बारे में लिखा पढ़ा जाता है। लेकिन अगर उनके पास्ट को देखें ना, तो यहाँ से देखा जाए तो अपने पास्ट के हिसाब से अभी उनकी मॉडर्न सोसाइटी में ना कोई जगह ही नहीं रह गई है, ऐसा लगता है, ठीक है। और इस चैप्टर में आप देखोगे कि कैसे जो पैस्टोरलिज्म है ना वो हमारी सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट हुआ करता था, और स्पेशली जैसे कंट्री हो गई हमारी इंडिया और अफ्रीका, यहाँ पे तो पैस्टोरलिज्म इम्पॉर्टेंट हुआ करता है। और यहाँ पे ये भी पढ़ोगे कि कैसे जो कॉलोनियलिज्म है, यानी जो औपनिवेशिक चीज़ें हुई, जो यूरोप ने हमारी कंट्री में ट्रेडिंग वगैरह करके इसे कॉलोनी बना लिया था अपने, तो कैसे उनका प्रभाव पड़ा उनकी ज़िंदगियों पे, पैस्टोरलिस्ट की लाइफ पे, और कैसे उन्होंने उसका सामना किया, जो प्रेशर पड़ा उनके ऊपर मॉडर्न सोसाइटी का, कैसे उन्होंने उसके साथ सामना किया। चैप्टर विल फर्स्ट फोकस ऑन इंडिया एंड देन अफ्रीका। पहले जो चैप्टर है वो पूरा आपको इंडिया के पैस्टोरलिज्म के बारे में बताएगा, एंड देन हम लोग शिफ्ट होंगे अफ्रीका की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से आते हैं पैस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स। पैस्टोरल नोमैड्स और उनके मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इन द माउंटेन्स, अगर हम बात करें पर्वतों की या पहाड़ों की, तो यहाँ पे इवन टुडे, आज की भी बात करते जो गुज्जर बकरवाल्स हैं, ये कहाँ के हैं, जम्मू और कश्मीर के। तो ये क्या पालते हैं, इनके पास किसका हर्ड होता है, तो ये गोट को, बकरियों को और भेड़ों को पालते हैं। और बहुत सारे जो है ना इसमें से
ये 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, 19th सेंचुरी में पास्चर्स यानी घास के जो मैदान होते हैं जहाँ पे चरने के लिए होता है लोग की ग्रेजिंग के लिए, तो अपने एनिमल्स के साथ ये क्या कर रहे थे, वहाँ से माइग्रेट कर रहे थे। धीरे धीरे देखा जाए तो सदियों में देखा जाए तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि अपने आप को एक एरिया में डेवलप कर लिया और एक ही जगह पे मतलब एनुअली साल भर में एक बार, कब, समर से और विंटर में, ठीक है, ग्रेजिंग के लिए ये लोग क्या करते हैं, यानी चरने के लिए लोग ग्राउंड्स देखते हैं। अब बात की जाए तो ठंडी में, तो जब हाई माउंटेन्स बताया ना अभी, बुग्याल्स क्या हो जाते हैं, स्नो से कवर हो जाते हैं, मतलब यहाँ बर्फबारी होने लगती है, तो ये अपने जो हर्ड्स हैं, जो जानवर हैं, उनको लेके कहाँ आ जाते हैं, लो हिल्स में आ जाते हैं, नीचे की पहाड़ियों की तरफ आ जाते हैं जहाँ पे शिवालिक है, ठीक है। शिवालिक वाली रेंज हमने देखा था कि सबसे नीचे साइड में है, तो ये शिवालिक रेंज में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ शिवालिक रेंज में रहने के बाद यहाँ पे ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट, तो यहाँ पे कुछ ड्राई फॉरेस्ट होते हैं और लेकिन उनको क्या हो जाता है, यहाँ पे उनके लिए कुछ खाना प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन जैसे ही अप्रैल आता है तो ये वापस से किधर की तरफ जाने लगते हैं, नॉर्थ की तरफ जाने लगते हैं। और नॉर्थ की तरफ जाने के बाद क्या करते हैं, ताकि वहाँ पर जाके, मैंने बताया ना कि बुग्याल्स जो होते हैं वो पहले क्या होते हैं ना कि वहाँ पर ठंडी स्नो वगैरह कवर्ड रहती हैं, लेकिन जैसे मानसून आता है तो बहुत सारे वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। सेवरल हाउस होल्ड्स कम टुगेदर फॉर, और बहुत सारे जो घरेलू लोग होते हैं ना, मतलब इनके साथ साथ ही जर्नी अपनी कंटिन्यू करते हैं, यात्रा करते हैं। और जो ये यात्रा करते हैं ना बहुत सारे लोग मिलके, तो इन्हें क्या कहा जाता है, काफिला के नाम से जाना जाता है। पहले तो ये पीर पंजाल पास को करते हैं पास, और वहाँ पे पहुँच जाते हैं कहाँ पे, कश्मीर की घाटियों में। जैसे ही शुरुआत होती है किसकी, गर्मियों की, स्नो क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से मेल्ट हो जाते हैं, बर्फ़ पिघल जाती है, और जो वहाँ पे है ना माउंटेन साइड पूरा का पूरा एकदम ग्रीन हो जाता है, और बहुत सारी ग्रासेस जो है ना वो वहाँ पे क्या होती हैं, निकलती हैं, और उसमें क्या है, बहुत अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन होता है ना, न्यूट्रिशियस चीज़ें होती हैं, और एनिमल उसको खाते हैं, मतलब एनिमल्स के लिए काफ़ी न्यूट्रिशियस चीज़ होती है। और लगभग सितंबर में देखा जाए तो यहाँ पे जो बकरवाल्स है ना, ये लोग वापस से किधर की तरफ आने लगते हैं, डाउनवर्ड जर्नी, मतलब वापस से बताया ना शिवालिक साइड में रेंज में लो हिल्स में आने लगते हैं, बैक टू देयर विंटर बेस, ताकि वहाँ पे क्या कर सकें, वहाँ पे रह सकें विंटरों में। When the high mountains were covered with snow, the herds were raised in the low hills। और जब यहाँ पे क्या होते हैं, ऊपर बहुत सारी बर्फ पड़ जाती हैं, तो ये लोग नीचे पहाड़ियों पर आ जाते हैं। अब देखा जाए तो एक डिफरेंट एरिया है माउंटेन्स का, ठीक है, गद्दी, ठीक है, यहीं पे कौन से, अभी हमने गुज्जर बकरवाल से बारे में पढ़ा, अब हमने एक डिफरेंट एरिया दे लिया है पहाड़ों का, तो यहाँ पे गद्दी शेफर्ड है, जो कि कहाँ पे बिलोंग करते हैं, मेनली हिमाचल प्रदेश से। तो इनका ही वैसे ही साइकिल है कि ये भी सीजनल मूवमेंट ही कर देते हैं, मतलब सीज़न के साथ इधर से उधर जाते हैं, और ये जो अपनी लाइफ है ये कहाँ भी बिताते हैं, तो लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज, वहीं शिवालिक रेंज के पास में अपनी जो विंटर है, यानी हाँ ठंडियों का मौसम है वो यहीं बिताते हैं, और अपने जितने भी रॉक्स हैं वहीं ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट में, यानी यहाँ पे ड्राई फॉरेस्ट होते हैं, वहीं पर इन्हें चराते हैं। फिर जैसे ही अप्रैल आता है तो ये नॉर्थ के साइड में चले जाते हैं, और समर अपना कहाँ बिताते हैं, लाहौलैंड, स्पीति नाम की प्लेस है, यहाँ पर ये क्या करते हैं, अपनी जो समर है उसको बिताते हैं। जैसे ही स्नो बर्फ पिघल जाते हैं, हाई पासिस वेयर क्लियर, जो ऊपर की तरफ पासिस होते हैं, पासिस क्या होते हैं ना, ऐसे माउंटेन्स के बीच में जगह होती है एक जगह से दूसरे जाने के लिए, तो जैसे ये सब क्लियर हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा, ये कहाँ चले जाते हैं, ये हायर माउंटेन पे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चले जाते हैं। यहाँ पे देखोगे तो आपके यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको एक फिगर मिलेगा, इसमें क्या है, तो ये गुज्जर मंडप है जो कि हाई माउंटेन्स पे लगा है, और कहाँ पे, गढ़वाल वाले रीजन में। और ये जो गुज्जर कैटल्स हैं इसी मंडप्स में रहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, मंडप कहा जाता है। रिंगल, हिल बैम्बू, यहाँ पे हिल बैम्बू होते हैं, मतलब हिल्स पे बैम्बू जो ग्रासेस होती हैं, और एंड ग्रास फ्रॉम द बुग्याल, तो देखो कैसे झोपड़ी ये बनी हुई है, इसी को क्या कहा जाता है, मंडप। ये बैम्बू और घासों से बने हुए हैं, और एक ऐसा एक वर्क प्लेस है, यहाँ पे जो गुज्जर है ना वो घी बनाने का काम करते हैं, और इसको घी बनाने के साथ साथ ये करते कि हाँ उसको बेचते भी हैं। और बहुत सारे अभी रिसेंट ईयर्स में देखा जाए तो ये जो ट्रांसपोर्ट करके क्या करते हैं, बसेस और ट्रक्स में इसको ले जाते हैं। दीज मंडप्स आर एट अबाउट 10,000 to 11,000 फीट, मतलब जो इनकी ऊंचाई होती है, कितने ऊंचे पे होते हैं, तो ये 10,000 से लेकर 11,000 फीट ऊपर तक बने होते हैं। एंड बफेलोज कैन नॉट क्लाइम एनी हायर, ठीक है, और बफेलोज इतने ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया इनका गुज्जर का मंडप देख लिया आपने। नीचे एक और इमेज आपको दिखाई देगी, गद्दी है यहाँ पर, ठीक है, जो मैंने बताया आपको गद्दी है। ये क्या कर रहे हैं, शेयरिंग टू बिगिन उल वैली नियर पालमपुर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से नाम याद आ गया, आपके इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर यही है, द विलेज ऑफ पालमपुर। तो ठीक है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में पालमपुर है। और यहाँ पे गद्दी क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ये देखो ये लोग बैठे हुए हैं ना, और ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कैसे इनकी जो शेयरिंग क्या होती है, इनकी जो बालू की कटाई छटाई होती है उसी को क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं, ताकि ये शेयर करके इनकी जो वूल्स हैं उनको यूज़ में लाया जा सके। अर्निंग का जरिया ही इनके यही होता था। तो यहाँ पे हो गया। अब हम कहाँ थे, हाँ, हायर माउंटेन मीडोज़ क्या होते हैं, घास के मैदान होते हैं। लगभग जब सितंबर का टाइम आता है तो इनके वापस आने का समय हो जाता है। और जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ ये करते क्या है, ये स्टॉप हो जाते हैं और लाहौल स्पीति में, मतलब एक तरीके से इनका मूवमेंट चलता रहता है। रिपिंग दियर समर हार्वेस्ट एंड सोइंग दियर विंटर क्रॉप। और यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी जो समर की हार्वेस्ट है उसको काटते हैं और फिर विंटर क्रॉप को यहाँ पे क्या करते हैं, ये लोग लगाते हैं। फिर से ये क्या होते हैं, अपना जो विंटर ग्रेजिंग है उसको लेके कहाँ चले आते हैं, विंटर जब आ जाते हैं तो ये वापस से शिवालिक हिल्स के पास आ जाते हैं। जैसे ही दोबारा से अप्रैल आता है तो ये कहाँ चले जाते हैं, गोट्स एंड शीप टू द समर मेडोज। तो ये कहाँ चले जाते हैं, समर मेडोज में लेके चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वापस से स्नो मेल्ट होके ग्रास का मैदान बन गया होता है। यहाँ पे न्यू वर्ड्स हैं, जैसे भाबर हो गया। भाबर क्या हो गया, वही बताया ना, शिवालिक के जो नीचे का रेंज होता है उसी को क्या कहते हैं, भाबर बोलते हैं उसको। एक ड्राई फॉरेस्ट एरिया होता है, ठीक है, सूखे फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे। गढ़वाल एंड कुमाऊँ ये उत्तराखंड में प्लेसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर हिमालयाज हैं, कुमाऊँ हिमालयाज हैं, गढ़वाल है। तो यहाँ पर ये लोग क्या है ना कि जैसे माउंटेनियस रीजन है। और बुग्याल क्या होता है, तो मैंने बताया भी कि हाई माउंटेन्स पे जो घास के मैदान होते हैं उसे बुग्याल्स कहते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो ईस्ट में जो गढ़वाल और कुमाऊँ है, द गुज्जर कैटल हर्डर्स केम डाउन टू द ड्राई फॉरेस्ट ऑफ द भाबर। तो ये जो शिवालिक के पास होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, भाबर। जब विंटर होती है तो ये भाबर में आ जाते हैं, और जैसे समर आती है तो ये कहाँ चले जाते हैं, बुग्याल्स में चले जाते हैं। तो ये लोग ज़्यादातर हैं कहाँ पे, तो ओरिजिनली फ्रॉम जम्मू एंड केम टू द यूपी हिल्स, ठीक है। यहाँ पे जम्मू से रहते हैं लोग, लेकिन आते कहाँ पे, यूपी हिल्स में आ जाते हैं। जैसे कि कुछ गुड पास्चर्स देखने में अच्छे जो उनको दिख जाते थे चारागाह, वहाँ से ही चले आते थे यूपी हिल्स के पास में। और ये जो पैटर्न होता था इनका साइक्लिकल मूवमेंट का, समर से विंटर, एक पेस्टोरल कम्युनिटीज़ ऑफ द हिमालयाज, ठीक है। बहुत सारी जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ होती थी हिमालयस का, सबका लगभग यही होता था कि वो विंटर टू समर ऐसे ही मूवमेंट करते रहते थे। जैसे कि इंक्लूड कर ले अगर इसमें और भी अगर उनकी बात करें कम्युनिटीज़ की, तो उसमें भोटियाज हो गए, शेरपाज हो गए, किन्नौरीज हो गए। तो ये सब भी लगभग ऐसे ही मूवमेंट करते थे। और इन्हें क्या करना पड़ता था, सीज़न के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता था, चेंज करना पड़ता था। और डिफरेंट जैसे पास्चर्स होते थे जहाँ अवेलेबल होते थे उधर की तरफ मूवमेंट करना होता था। लेकिन जब पास्चर्स ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते थे, भर जाते थे और अनयूजेबल इन वन प्लेस, दे मूव देयर हैंड्स एंड फ्लॉक टू न्यू एरियाज। जब यहाँ से ये लोग मतलब ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग टाइप की हो जाती थी तो ये लोग कहाँ से चले जाते थे, अपने जो हर्ड्स थे, तो जो जानवरों के झुंड वगैरह होते थे उसको लेके क्या करते थे, ये लोग दूसरी की तरफ चले जाते थे। और जो इनका ये लगातार मूवमेंट होता रहता था वो पास्चर्स को रिकवर करने में क्या करता था, मदद करता था, और इसका ओवर यूज़ भी नहीं हो पाता था। मान लो जैसे एक एरिया है, यहाँ पे एनिमल्स आए चरने के लिए और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो मटेरियल था वो क्या हो गया, धीरे धीरे इन लोगों ने ग्रेजिंग कर ली, तो ये क्या करते थे, दूसरे नए एरिया की तरफ मूव कर जाते थे। यहाँ पर ये लोग ग्रेजिंग करते थे, जब तक ये लोग यहाँ ग्रेजिंग करते थे तो ये वाला एरिया जो था वापस से रिकवर हो जाता था। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे गद्दी शीप हैं, ठीक है। गद्दी जो है वो गद्दी थे कम्युनिटी के। यहाँ पे भेड़ों का देख रहे हैं कि कैसे शेयरिंग हो रही है। देख रहे हो आप लोग, भेड़ के ये बाल हैं, मतलब ये लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे देख रहे हो भेड़ के बाल हैं। किस लिए यूज़ किया जाता है, तो आपको पता है कि वो वूल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाई माउंटेन से आए हैं, धार से, और ये क्या कर रहे हैं, वाई टू हैव दियर शीप शेयर्ड, द शीप आर बार्ड एंड क्लीन बिफोर द वूल इज कट। जब पहले वूल को काटा जाता है तो इन्हें अच्छी तरीके से नहलाया जाता है और क्लीन किया जाता है, ठीक है। ऑन द प्लेट्यूज प्लेन्स एंड डिजर्ट्स, तो बात हो गई, अभी हम लोगों ने माउंटेन वाले का देखा। अब हम देखते हैं कि कैसे प्लेट्यूज पे यानी हाईलैंड्स जो हैं, यानी जो प्लेन्स हैं, ये डिजर्ट्स हैं, इन पे कैसे काम चलता है। तो जैसे सारे पैस्टोरलिस्ट हैं वो माउंटेन में क्या करते हैं, ऐसे ऑपरेट नहीं करते हैं। दे वेयर ऑल्सो टू बी फाउंड इन द प्लेट्यूज प्लेन्स एंड डिजर्ट्स ऑफ इंडिया।
तो सिर्फ माउंटेन्स पे ही ये पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी नहीं है, बल्कि हमें हाईलैंड्स यानी प्लेट्यूज पे और प्लेन्स हो गया, जैसे यूपी के प्लेन्स हो गए, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए हमारे, उस पे भी ये लोग कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, डिज़र्ट्स में भी पाई जाती हैं। अब उनके बारे में पढ़ते हैं। तो धनगर्स कहाँ के हैं? ये कहाँ की इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है? महाराष्ट्र की। और लगभग 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जिनकी पॉपुलेशन है रीजन में वो थी लगभग 4,67,000 यानी 4,67,000 तक की क्या थे यहाँ पर धनगर्स थिया करते थे। और इसमें से बहुत ज़्यादा शेफर्ड्स हुआ करते थे। शेफर्ड्स मतलब जो भेड़ों को चराते हैं। और कुछ इसमें ब्लैंकेट वेवर्स होते थे जो कि क्या करते थे, कंबलों की बुनाई करते थे। और कुछ तो बफेलो पालते थे, ठीक है, क्या करते थे, भैंसों को पालते थे। जो ये धनगर हैं ये सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र में रहते थे। कहाँ पे? सेंट्रल प्लेट्यू में। जब मानसून रहता था तो ये कहाँ पे रहते थे? प्लेट्यूज पे रहते थे। इन अगर देखा जाए तो कहाँ पे, जब मानसून आता था तो ये प्लेट्यूज पे रहते थे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। वहाँ पे तो समर विंटर हो गया था, फिलहाल यहाँ पे सब मानसून में रहते हैं। दिस वॉज अ सेमी एरिड रीजन विथ लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल। तो यहाँ पे क्या है कि पानी काफ़ी कम बरसता है और पुअर सॉइल होती है, मतलब सॉइल बेकार होती है, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। और यहाँ पे थॉर्नी स्क्रब होते हैं, मतलब कंटीले पौधे होते हैं। नथिंग बट ड्राई क्रॉप्स लाइक बाजरा। यहाँ पे सिर्फ बाजरा होता था, ठीक है। कुछ कैसी क्रॉप्स होती हैं यहाँ पे? बाजरा टाइप की। और मानसून में देखा जाए तो एक फास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड है जिसे कहा जाता है धनगर फ्लॉक्स। और लगभग अक्टूबर तक जो धनगर्स है ना ये अपना बाजरा क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब कटाई हो जाती है इनके बाजरे की। तो फिर ये किधर की तरफ मूव करते हैं? तो ये वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और लगभग मार्च में जाके अबाउट मंथ ये कहाँ पहुँच जाते हैं? कोंकण में पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँचते हैं ये लोग? किधर की तरफ मूवमेंट करते हैं? वेस्ट की तरफ। और पहुँचते कहाँ है? कोंकण में। दिस वॉज अ फ्लोरिसिंग एग्रीकल्चर ट्रैक्ट विद हाई रेनफॉल। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या होती है? कोंकण में हाई रेनफॉल होती है। आपको पता है केरल और गोवा साइड का जो कोस्ट होता है उसको क्या कहते हैं? कोंकण कहते हैं, ठीक है। गोवा और ये केरला साइड वाला, यहाँ पे आपको पता है बारिश बहुत अच्छी होती है, तो हाई रेनफॉल यहाँ पर होती है और इनकी सॉइल भी काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ जो शेफर्ड्स होते हैं ना वो कोंकणी पेजेंट्स उनका काफ़ी वेलकम करते हैं। जैसे कि उनकी खरीफ की जो कटाई होती है वो इस टाइम तक कट हो जाती है। और जो वो फील्ड्स है ना उनको थोड़ा सा चाहिए होता है फर्टिलाइज़र, मतलब अच्छे तरीके से फर्टिलाइज करने के लिए इनको चाहिए होता है कि फ्लॉक्स जो है ना वो आके यहाँ पे खाद पानी दे सकें, किसको? मैन्योर कर सके। आपको पता होगा कि एनिमल के वेस्टेज से क्या बनते हैं ना, फर्टिलाइजर्स बनते हैं अच्छे, मतलब एक ऑर्गेनिक जो हमारे फर्टिलाइज़र होते हैं वो क्या होते हैं? एनिमल वेस्ट होते हैं। तो इसीलिए इनको भी चाहिए होता है कि खरीफ ऐसी क्रॉप है जो कब की जाती है? तो ये ऑटम क्रॉप है, जब कहाँ पे? सितंबर और अक्टूबर के बीच में इसकी क्या हो जाती है? कटाई हो जाती है। फिर जो स्टबी है ये स्प्रिंग क्रॉप है, ठीक है। कैसी है? स्प्रिंग क्रॉप है। और ये कब की जाती है? तो ये मार्च में इसको काट जाता है। तो यहाँ पे खरीफ की कटाई हो चुकी होती है तो इनको रबी के लिए चाहिए होता है कि ये लोग आके क्या करें, थोड़ा सा मैन्योर कर दें। इसीलिए उन लोगों को काफ़ी अच्छे से वेलकम किया जाता है। स्टबल क्या होता है? तो यहाँ पर स्टबल का मतलब होता है लोअर एंड स्टेन्स, ठीक है। जो आप कटाई होती है ना, जैसे ये पेड़ है इनकी फसल है, इनकी कटाई हो गई तो नीचे के कुछ पार्ट्स क्या होते हैं ना बच जाते हैं। तो ये आके करते क्या हैं कि पहले बात तो फील्ड्स को अच्छे तरीके से मैन्योर कर देते हैं, खाद पानी दे देते हैं, और दूसरा जो स्टबल है उसको खा लेते हैं ये लोग। तो इनकी जो ज़मीन है वो काफ़ी अच्छे से क्या हो जाती है? समतल हो जाती है। और जो कोंकणी पेशेंट्स हैं ये क्या करते हैं? इनको राइस देते हैं, चावल देते हैं। और प्लेट्यूज जब ये वापस जाने लगते हैं प्लेट्यू की तरफ तो इन्हें क्या देते हैं? राइस देते हैं। जहाँ क्योंकि वहाँ पे प्लेट्यूज पे क्या है ना बहुत कम होती है, स्कार्सिटी होती है किसकी? ग्रेन्स वगैरह की, अनाज की, तो इसीलिए। और जैसे ही मॉनसून आता है तो धनगर्स क्या होते हैं? वापस से कोंकण को छोड़ के किधर की तरफ चले जाते हैं? एंड द कोस्टल एरियाज विद देयर फ्लॉक्स एंड रिटर्न टू देयर सेटलमेंट्स ऑन द ड्राई प्लेट्यू। वापस से कहाँ पे आ जाते हैं? प्लेट्यू पे आ जाते हैं। और जहाँ पे शीप है ना ये क्योंकि वेट मॉनसून कंडीशंस को ये लोग झेल नहीं पाते, जो शीप हैं वो जितने भी हर्डर्स होते हैं वो हाई वाले प्लेट्यू पे चले जाते हैं।
लेकिन वहीं देखा जाए जो कर्नाटका में है और आंध्र प्रदेश में है तो ये ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू में रहते हैं। यहाँ पे जो है वो किससे कवर्ड होता है, तो स्टोन और ग्रास होते हैं। यहाँ पे कैटल्स होते हैं, जानवर होते हैं, जैसे गोट हो गया, बकरियाँ हो गई, शीप हो गया, हर्डर्स हो गया, इन्हीं को पालने वाले लोग रहते हैं। और यहाँ पे एक गुल्लाज है, ठीक है। तो ये जो कैटल हैं इन्हें क्या, और यहाँ पे कुरमाज हो गए, कुरुबाज हो गए, ठीक है, ये शीप और गोट को पालते हैं। एंड सोल्ड वोवन ब्लैंकेट, और क्या बेचते थे ये लोग, बुने हुए ब्लैंकेट्स को बेचते थे। दे लाइव नियर द वुड्स, ये कहाँ पे रहते थे, तो जंगलों के पास में रहते थे। और कुछ क्या कहते हैं, छोटे छोटे जो खेत है ना, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, उनको ये लोग क्या करते थे, वहाँ पे बुआई या फिर कटाई करते थे। तो जैसे ही ये छोटे छोटे ट्रेड्स में, पेटी ट्रेड्स मतलब क्या, छोटे मोटे व्यापार किया करते थे और अपने जो हर्डर्स हैं यानी जो जानवर हैं उनका ख्याल रखा करते थे। जैसे कि माउंटेन पैस्टोरलिस्ट हैं, तो यहाँ पे कोल्ड और स्नो का कोई वो नहीं है कि ये सीजनल रिदम के साथ घूमते थे, लेकिन इनका ना मानसून के साथ लेना देना ज़रूर था, ठीक है, मानसून और ड्राई सीज़न के साथ में। तो जब ये ड्राई सीज़न आया करता था तो ये कोस्टल ट्रैक्ट्स पे क्या करते थे, को छोड़ देते थे, ठीक है। जैसे ही ड्राई सीज़न आता था तो ये लोग क्या करते थे, जैसे ही ओके हाँ, यहाँ पे क्या है कि जैसे ही सूखा सीज़न आता था तो ये लोग किधर की तरफ भाग जाते थे, कोस्टल ट्रैक्ट्स की तरफ, मतलब जो किनारे हैं उधर की तरफ भाग जाते थे। एंड लेफ्ट व्हेन द रेन्स केम, और कब ये लोग छोड़ के जाते थे, जैसे ही वो लोग क्या होती थी, बारिश आती थी इधर साइड में, ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, वापस से भाग आते थे। बारिश से कुल मिलाकर बचना होता था इन्हें। तो जैसे ही बफेलोज आते हैं तो उन्हें क्या होता है, स्वैम्पिस, थोड़ा सा मतलब पानी वाला इलाका जहाँ पे मिट्टी और पानी ज़्यादा होती है, कीचड़ टाइप का एरिया जो होता है, उन्हें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मानसून मंथ्स में ये लोग खाली यहीं पे रुकते थे क्योंकि यहाँ पानी वगैरह भर जाता था, तो इन्हें अच्छा लगता था, दैट्स वाई खाली यही लोग यहाँ रुकते थे। और बाकी सब लोग क्या करते थे, ड्राई साइड में रीजन में भाग जाते थे, ड्राई प्लेट्यू तक ये लोग आ जाते थे। फिर हम आते हैं बंजारास। बंजारास के बारे में बात करें तो बंजारास कहाँ के हैं, तो ग्रेजियर्स ये हैं, ये उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और ये गुड पास्चर लैंड के लिए ना एक लंबी दूरी तय करते हैं। इनको लगता है कि एक अच्छा चारागाह मिल जाएगा, तो इसके लिए काफ़ी दूर से आते हैं। और क्या करते हैं ना, तो प्लफ कैटल, जैसे तुम्हारा बैल हो गए, ठीक है, ऑक्स हो गए, एंड अदर गुड्स टू विलेजर्स, और ये कुछ और सामान भी अपने साथ क्या करते रहते हैं ना, विलेजर्स को बेचते रहते हैं ताकि उन्हें क्या मिल सके, अनाज मिल सके। और फॉडर मतलब क्या होता है, चारा होता है, किसके लिए, जो इनके जानवर हैं उनके लिए इन्हें फॉडर मिल सके और खुद के लिए ग्रेन्स और फूड ये अफोर्ड करवा सके। ऊपर मेरी इमेज रह गई थी, हाँ, यहाँ पे ये देखो फोटो है इन लोगों की, और ये क्या है, रायका है, रायका कैमल्स ग्रेजिंग ऑन द थार डिजर्ट इन वेस्टर्न राजस्थान। तो लगभग पश्चिमी राजस्थान देख रहे हो, पूरा डिजर्ट है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो रायका के कैमल्स हैं वो यहाँ पे चर रहे हैं। जो कैमल्स हैं, खाली जो ऊँट हैं वही कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, तो ऐसे कंटीली जो झाड़ियाँ हैं ना उनके ऊपर ये सर्वाइव कर सकते हैं। और यहाँ पे एक मतलब बड़ा एरिया होता है भाई, देखो ये देख रहे हो, थोड़े थोड़े ही चीज़ें हैं, थॉर्नी स्क्रब्स हैं, तो एटलीस्ट इनको भी क्या करना चाहिए, इनकी चराने के लिए एक जगह चाहिए होती है। आगे हम यहाँ के भी क्या करते हैं ना उसके बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे ये लोग भी कर रहते हैं जो डिज़र्ट वाले हैं। देखो यहाँ आ गए हम लोग डिज़र्ट्स वाले पे, तो यहाँ पे देखो कैमल हर्डर इन दिस सेटलमेंट, तो यहाँ पे थार डिज़र्ट है नियर जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पे है, राजस्थान में एक एरिया है, और यहीं पे थार डिज़र्ट है। द कैमल हर्डर्स, थार वाली गाड़ी नहीं, थार वाली ये क्या है, एक डिज़र्ट का नेम है। और यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है, मरु डिज़र्ट। मरु मतलब बोला जाता है ऐसे, डिज़र्ट्स को मरु बोलते हैं, ठीक है। रायकाज एंड दियर सेटलमेंट इज़ कॉल्ड धांधी, और जो इनकी सेटलमेंट्स होती थी उन्हें धांधी के नाम से जाना जाता था। फिलहाल यहाँ देखो डिज़र्ट्स में क्या हुआ है, राजस्थान में ना ये रायकाज नाम के लोग रहते हैं, कम्युनिटी रहती है, और यहाँ पे जो रेनफॉल है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है, मीग्र है, और बहुत ही ज़्यादा अनिश्चित है। तो जो भी कल्टिवेटेड लैंड होता है या जो हार्वेस्टिंग होती है यहाँ पे, वो हर साल फ्लक्चुएट करती रहती है, मतलब कभी ज़्यादा हो गई, अच्छी बारिश हुई या फिर जो भी हुआ तो वो अच्छी फसल हुई, नहीं तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ यहाँ पे फ्लक्चुएशन होता रहता है। और बहुत बड़ी देखें तो कोई भी यहाँ पर क्रॉप बहुत बड़ी, मतलब राजस्थान बहुत बड़ा एरिया है, अपने इंडिया का तो एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन
हम देखेंगे तो बहुत सारी जगह यहाँ पे कोई भी क्रॉप मतलब कोई भी फसल नहीं उगाई जाती। तो जो रायकाज है ना, ये किसके साथ रहते हैं, तो पेस्टोरलिज्म के साथ ज़्यादा जुड़े होते हैं। जब मानसून आता है ना, तो जो रायकाज है कहाँ के, बाड़मेर के, जैसलमेर के, जोधपुर के, बीकानेर के, ये सब नाम है वहाँ के राजस्थान में प्लेसेस के। तो यहाँ पे अपने विलेजेस में रहते हैं, वेयर पास्चर आर अवेलेबल। तो ये लोग तब अपने ही विलेज में रहते हैं क्योंकि इनको वहीं पे पास्चर मिल जाता है, मतलब जो चराई के लिए चरने के लिए लोग जाते हैं, ग्रीन लैंड खोजने के लिए, इनको मिल जाता है। लेकिन अक्टूबर के टाइम पे जो ये ग्रेजिंग है ना, क्योंकि मानसून के टाइम तक तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे अक्टूबर आता है तो पूरे सूख जाते हैं एकदम से, और यहाँ पे जो चीज़ें रहती हैं वो भी एकदम एग्जॉस्ट हो जाती हैं, मतलब ख़त्म हो जाने के कगार पे हो जाती हैं। तो ये कहाँ पे आते हैं, तो सर्च में घूमने के लिए निकल जाते हैं ताकि इनको अच्छा पास्चर मिले, और कहाँ मिले, ये लोग वाटर मिले। और फिर ये कहाँ जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। जैसे ही दूसरा मानसून आ जाता है, नेक्स्ट मानसून आता है, तो ये वापस आते हैं। एक ग्रुप होता है रायकाज का, इसे क्या कहते हैं, नोन एज द मरू डिजर्ट रायकाज, मतलब इन्हें किस नाम से जाता है, मरू रायकाज नाम से जाना जाता है। तो ये किसको पालते हैं, किसको रखते हैं, तो इनके पास कैमल्स का झुंड होता है। और अनदर ग्रुप रियर्ड शीप एंड गोट, और जो दूसरे रायकाज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, तो शीप और भेड़ और बकरियों को पालते हैं। ये देखो, तो यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है, कैमल फेयर लगा हुआ है। किसका मेला लगा हुआ है, कैमल का, मतलब ऊँटों का मेला लगा हुआ है। कहाँ पे, बाल्टोरा जो राजस्थान में है वहाँ पे लगा हुआ है। जो कैमल हर्डर्स हैं, जो कैमल्स को पालते हैं, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मेले में लगा है, और यहाँ पे ये लोग कैमल्स को क्या करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। The Maru Raikas also display their expertise in training, and their camels, horses from Gujarat are also brought for sale। मतलब यहाँ पे गुजरात से भी क्या होते हैं ना कि ऊँट को लाया जाता है और ख़रीदा बेचा जाता है। ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ा मेला लग रहा है। आगे एक आप और मेला पढ़ेंगे यहाँ पे बीकानेर, हाँ, एक पुष्कर मेला हो गया, वहाँ पे भी ऊँटों की काफ़ी खरीद चलती है। तो हम लोग देख सकते हैं ना कि कैसे जो पेस्टोरल ग्रुप है वो एक केयरफुल कंसिडरेशन कर रहा है होस्ट ऑफ फैक्टर्स, मतलब कितनी चीज़ें चल रही हैं उनके उसमें। दे हैड टू जज हाउ लॉन्ग द हर्ड्स कुड स्टे इन वन एरिया। ठीक है, तो हम लोग पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी को बल्कि देख रहे हैं कि किस हिसाब से जज करें कि पेस्टोरलिस्ट हैं कौन, क्यों घूम रहे हैं वो लोग। तो ये है कि कितने टाइम तक वो लोग एक एरिया में रुक सकते हैं, और ये कहाँ पे इनको पानी मिलेगा, ठीक है, और कहाँ पे इनको चारागाह मिलेगा, ये उस पर डिपेंड करता है। और इन्हें ये भी गणना करनी होती थी कि कब उन्हें टाइम के अकॉर्डिंग क्या करना है, मूवमेंट करना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है। और इन्हें ये भी सुनिश्चित करना होता था कि कैसे ये डिफरेंट टेरिटरीज में जा रहे हैं। इन्हें एक अच्छा रिलेशनशिप, मतलब एक अच्छा रिश्ता भी बनाना पड़ता था फार्मर्स के साथ में, तो जो ताकि इनके जो हर्ड्स हैं, जो इनके झुंड हैं जानवरों के, वो क्या कर सके ना कि हार्वेस्टेड, जहाँ कटाई हो चुकी है उस फील्ड में क्या करें, इनको ये जाने दें, और वहाँ पे ये लोग अपना जो जानवर है वो काम करें। एंड मैन्योर, मतलब उसको खाद पानी भी दें जो सॉइल है उनकी। तो इनका क्या होता था ना, कंबाइंड रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, जैसे कल्टीवेशन हो गया, और ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे। जैसे कल्टीवेशन हो गया, कई बार खेती करना हो गया, किसानी करना हो गया, छोटा छोटा व्यापारी हो गया, जानवर पालना हो गया, ताकि अपनी अर्निंग के लिए, लिविंग के लिए ये लोग यही सारे काम किया करते थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो यहाँ का क्या है कि एक पेस्टोरलिज्म आया भी, तो उसमें लाइफ कैसे अफेक्ट हुई, कॉलोनियल रूल की लाइफ कैसे अफेक्ट हुई जब कॉलोनियल रूल आया, औपनिवेशिक वाला आया। हालांकि उससे पहले देखो, एक यहाँ पर क्या है ना कि मेला लगा हुआ है। कौन सा मेला है ये, तो पुष्कर का मेला है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये लोग बैठे हुए हैं, और ऊँट वगैरह तो पूछो ही मत कितने ज़्यादा हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे कुछ किसान बैठे हुए हैं, क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है मरू रायका है। ठीक, मरू रायका जेनोलॉजिस्ट विद अ ग्रुप ऑफ रायकास। तो ये है ना कि फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे ये लोग अपनी मेमोरी को देख रहे हैं, कैसे ओरल ट्रेडिशंस है ना जो गाए जाते हैं, यानी कैसे ये लोग साथ में बैठ के बोल बता के अपने पेस्टोरल ग्रुप्स को क्या करते हैं ना, एक आइडेंटिटी आ रही है इन लोगों को देख के कि हाँ ऐसे ही रहा जाता है। अपने पास्ट को देख रहे हैं। यहाँ पे मालधारी हर्डर्स हैं जो एक जगह से सर्च ऑफ पास्चर्स में क्या कर रहे हैं, रन ऑफ कच्छ की तरफ जा रहे हैं।
कॉलोनियल रूल एंड पास्टोरल लाइफ, कैसे कॉलोनियल रूल के ऊपर पास्टोरल लाइफ का अफेक्ट पड़ता है। तो देखा जाए तो कॉलोनियल जो रूल है यहाँ पे लाइफ ऑफ पास्टोरलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली। तो बहुत ही देखा जाए तो एकदम ड्रामेटिकली तरीके से, ड्रामा से भरा हुआ, बहुत ही अजीब तरीके से इनकी लाइफ चेंज हो जाती है। जो ग्रेजिंग ग्राउंड है इनके, जहाँ पे लोग चरने जाते थे, वो एकदम सिकुड़ के रह गया। जो इनके मूवमेंट्स हैं, जो ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, उन्हें भी क्या कर दिया गया, नियमित कर दिया गया। और जो इनसे रेवेन्यू जो इनसे मिलता था, खर्चा पानी, उन्हें भी क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, टैक्सेस वगैरह। और इनके जो एग्रीकल्चरल स्टॉक थे धीरे धीरे कम होने लगे, और जो इनके ट्रेड्स थे वो बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट पहुंचा इन लोग के ऊपर। लेकिन कैसे ये सारी चीज़ें हुई कैसे? तो पहली रीज़न जो थी, तो कॉलोनियल स्टेट ना वो चाहती थी कि जितने भी ग्रेजिंग लैंड्स हैं उसको क्या किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो फार्म्स में, यानी खेती हर ज़मीन में क्या कर दिया जाए, उसको कन्वर्ट कर दिया जाए। जो लैंड रेवेन्यू थे वो वहाँ पर मेन सोर्स हुआ करते थे, मतलब जो ज़मीन से पैसा आता था टैक्स वगैरह का, वो एक मेन सोर्स था पैसे का। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग कल्टीवेशन, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग कल्टीवेशन करते, मतलब खेती करते, तो यहाँ पे क्या होता ना कि रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ जाता, रेवेन्यू का कलेक्शन ज़्यादा हो जाता। तो ये ऐसा होता कि जैसे कि सेम टाइम प्रोड्यूस मोर जूट, कॉटन एंड वीट एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दैट वेर रिक्वायर्ड इन इंग्लैंड। ठीक है, तो अगर खेती की ज़मीन होती तो रेवेन्यू अच्छा मिलता, इसीलिए उसी टाइम पे लोग क्या कर रहे थे, वो ज़्यादा जूट के प्रोडक्शन पे, कॉटन के प्रोडक्शन पे, वीट के प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, क्योंकि ये सब की ज़्यादा ज़रूरत थी कहाँ, इंग्लैंड में। और कॉलोनियल ऑफिशियल्स ऑल अनकल्टिवेटेड लैंड अपीयर टू बी अनप्रोडक्टिव। अब जितने भी, मतलब एक तरीके से कह सकते हो जहाँ पे खेती नहीं हुई थी, उन्हें वो अनप्रोडक्टिव लगते थे, बंजर ज़मीन लगती थी। तो यहाँ से ना कोई रेवेन्यू मिलता था, ना ही कुछ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिलता था, मतलब ना ही खेती का कोई सामान मिलता था, ना ही फसल वगैरह, ना ही इनके साथ कुछ भी अच्छा रेवेन्यू मिल रहा था। तो इन्हें पूरी तरीके से ये वेस्ट लैंड लग रहे थे। क्या है, वेस्ट लैंड लग रहे थे। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि सबको खेतीहर ज़मीन बना दिया, नहीं कल्टिवेशन में ले आ दिया। अब मिड 19th सेंचुरी में जितने भी वेस्ट लैंड रूल्स थे ना, उसको इनेक्ट करवाया गया, मतलब उसको लागू किया गया। जो कंट्रीज थी, कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में वेस्ट लैंड रूल्स को ले आया गया। और इन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या थे, जितने भी अनकल्टिवेटेड लैंड्स थे, मतलब जिस पे खेती नहीं हो रही थी, इनको ले लिया गया और एंड गिवन टू सेलेक्ट इंडिविजुअल्स। तो और ताकि इसको किसको दे दिया गया, इंडिविजुअल्स को दे दिया गया। कुछ मतलब अकेले एक इंसान थे जिनको क्या किया गया, ये लैंड दे दिया। अब जो ये इंडिविजुअल्स थे ना, इन्हें क्या किया गया, बहुत सारे कंसेशंस मिले, छूट मिली, और इन्हें प्रोत्साहित किया गया कि जितने भी ये लैंड है ना, इनको सही से सेटल कर दो, मतलब इसको कल्टिवेबल लैंड्स बना दो। तो उनमें से कुछ जो थे ना, वो हेडमैन ऑफ विलेज थे, मतलब मुखिया थे गांव के। तो जैसे न्यू क्लियर्ड एरियाज थे ना, तो इनमें क्या किया गया, लैंड को ले लिया गया, और वहाँ पे जो एक्चुअल में ग्रेजिंग होती थी, मतलब चरने आते थे ये लोग, यूज रेगुलरली बाय पेस्टोरलिस्ट। सो एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेशन इनएविटेबली मीन द डिक्लाइन ऑफ पास्चर एंड प्रॉब्लम ऑफ फॉर पेस्टोरलिस्ट। तो इन्होंने क्या कर लिया कि जो ज़मीन थी उसको तो ले लिया, और यहाँ पे पास्चर्स जो आते थे ना, इसको भी क्या कर दिया, मतलब अब लिमिटेड हो गया, वहाँ पे खेती होने लगी, तो अब कहाँ से ये लोग पैस्टोरलिस्ट आ सकते थे। दूसरा ये था कि मिड 19th सेंचुरी में जो बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट्स आए थे, आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि वहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट आए थे। जो भी डिफरेंट प्रोविंसेस थी, हमारे एरियाज थे, वहाँ से फॉरेस्ट एक्ट आए थे। और जो एक्ट्स आए थे ना, उसमें क्या किया गया था कि उसमें कुछ कॉमर्शियली, मतलब जो पैसे जहाँ से देते हैं ना, उसमें से कुछ वैसे लकड़ी निकाले जा रहे थे, जैसे कि देवदार के पेड़ लगाए जाते हैं साल के। तो इन्हीं एरियाज़ को रिजर्व घोषित कर दिया गया था, और किसी भी पैस्टोरलिस्ट को अलाउ नहीं किया गया था कि इस फॉरेस्ट में आए। जितने भी फॉरेस्ट थे ना, उनको कैसे डिक्लेयर कर दिया गया था, प्रोटेक्टेड कर दिया गया था। और इस कस्टमरी राइट्स क्या होते हैं, तो ऐसे राइट्स होते हैं जिसमें कि हाँ, पीपल को कस्टम या ट्रेडिशन के थ्रू दिखाया जाता है कि हाँ भाई, हमारे परंपरा है तो हम ये काम कर सकते हैं। तो इसमें जो कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स थे पेस्टोरलिस्ट के, उनको दिया गया कि हाँ ठीक है, तुम चरा सकते हो, लेकिन जो उनके मूवमेंट है कि एक यहाँ से जहाँ वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ आना, उसको एकदम बंद कर दिया गया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। द कॉलोनियल ऑफिशियल्स
और जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स हैं उनका मानना था कि जो चारा है मतलब चरना है वो जो सैपलिंग्स है, सैपलिंग्स क्या होते हैं, जो नए प्लांट्स उगते हैं उनको सैपलिंग्स कहते हैं। तो ये कहते हैं कि जो नए नए उसके शूट्स हैं यानी जो नए प्लांट्स हैं उनकी सैपलिंग्स निकल रही हैं या जो उनके नए नए तने निकल रहे हैं उनको क्या करेगा, ये जर्मिनेटेड ऑन द, तो इसको क्या करेंगे लोग, ट्रैम्पल्ड ओवर मतलब इसको कुचल देंगे, ठीक है। और द सैपलिंग्स एंड मस्ट अवे द शूट्स, दिस प्रिवेंटेड न्यू ट्रीज फ्रॉम ग्रोइंग। तो जो नए ट्रीज आते हैं ना उसको प्रिवेंट कर देगा और ये उगने नहीं देगा अगर ये पेस्ट यहाँ पे आ जाएंगे तो। और ये जो फॉरेस्ट एक्ट थे ना इन्होंने पूरी तरीके से पैस्टोरलिस्ट की लाइफ को चेंज कर दिया। अब ये रोक दिए गया पूरी तरीके से किसी भी फॉरेस्ट में जाने के लिए, और कोई भी फॉरेस्ट जो भी चीज़ें हैं, कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि उनके एनिमल के लिए, कैटल के लिए, जानवरों के लिए ज़रूरी थी, सब मना कर दिया गया। और इवन ऐसे एरियाज़ में भी इन लोगों को एंट्री नहीं दी गई। उनका मूवमेंट पूरी तरीके से नियमित था कि अब भाई तुम इसी जगह पे जाओगे और इसी जगह से वापस आओगे इतने ही टाइम पे। अब इनको ज़रूरत थी तो अब इनको परमिट मतलब कहीं पे अगर एंट्री लेनी भी होती भी थी, कहीं जाना भी होता था तो इन्हें पहले क्या लेना पड़ता था, एक परमिट लेना पड़ता था। और टाइमिंग ऑफ दियर एंट्री एंड डिपार्चर बॉस, और जैसे ही वो एंट्री करने का उनका टाइम, उनके वहाँ से डिपार्चर मतलब निकलने का टाइम ना पूरा का पूरा एकदम परमिशन में लिखा होता था, स्पेसिफाइड कर दिया गया था कि हाँ नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों तक वो रह सकते हैं और कहाँ वो फॉरेस्ट में स्पेंड कर सकते हैं, कितना टाइम वो बिता सकते हैं, वो सब लिमिट कर दिया गया, ठीक है। और पैस्टोरलिस्ट को क्या किया, अब एरिया में नहीं रह सकते थे। अगर वहाँ पे बहुत सारे घास वगैरह अवेलेबल हैं, उपयुक्त हैं, यहाँ पे हैं, लेकिन वहाँ पे ग्रास है, बहुत ज़्यादा ग्रास है, लेकिन प्रचुर मात्रा में है, एम्पल में है, लेकिन उनको मूव करना पड़ता था क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिट क्या है ना जो इशू दिया रहता था, अब उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग उनकी लाइफ्स चलने वाली थी, उनका जीवन चलने वाला था। और जो परमिट था उसमें ये पीरियड दे देते थे, पीरियड मतलब एक टाइम समय दे देते थे कि यहाँ पे लीगली विद इन अ फॉरेस्ट कितने दिनों तक वो लीगली फॉरेस्ट में रह सकते थे। अगर ये ओवर स्टे करते थे मतलब जितना उनके परमिट में लिखा होता था उससे ज़्यादा टाइम लिखाते थे तो इन्हें क्या देना पड़ता था, फाइन्स देने पड़ते थे, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा रीज़न जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बेचारे परेशान हुए। फिर आ गया थर्ड, ब्रिटिश ऑफिशियल्स। जितने ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे ना उनको इस बात का शक था कि जो नोमैडिक पीपल है ना ये क्या है, डिसट्रस्टेड है, मतलब अविश्वसनीय है। मोबाइल क्राफ्ट्समैन हैं, छोटे छोटे जो कारीगर हैं, ये क्या कर सकते हैं ना, ये विलेज में जो अपने सामान को बेचते हैं ये एक जगह से दूसरे जगह तक जाते रहते हैं, उनका कोई जो निवास है वो कोई फिक्स नहीं है और हर सीज़न ये मूव करते रहते हैं। अपने जो हर्ड्स हैं, अपने जो जानवर हैं उनके लिए गुड पास्चर तलाशते रहते हैं। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट चाहती थी कि इनके ऊपर एक सेटल्ड पॉपुलेशन करवा दी जाए। इनको जो रूरल पीपल है ना लिव इन विलेज इन फिक्स्ड प्लेसेस विद फिक्स्ड राइट्स ऑन पर्टिकुलर फील्ड्स, इनको क्या किया जाए, सेटल करवा दिया जाए और कुछ फिक्स्ड प्लेसेस दे दिया जाए और इनको कुछ फिक्स्ड राइट्स भी दे दिए जाए। कहाँ पे, कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में, मतलब कुछ जगहों पर इन्हें सेटल करके कुछ जगह दी जाए जिनके ऊपर ये राइट्स के साथ रह सकें। जो सच ए पॉपुलेशन वॉज ईजी टू आइडेंटिफाई, और इससे क्या हो सकता था कि इन्हें ईजिली आइडेंटिफाई कर दिया जा सकता था, क्योंकि जब लोग घूमते थे तो उनकी आइडेंटिटी तो कोई फिक्स होती नहीं थी। बिना आइडेंटिटी के लोग एक जगह से दूसरी जगह, तो इनको काफ़ी सस्पिशियस मतलब शक से भरा लगता था कि ये लोग तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, इनको कैसे पकड़ा जाएगा अगर ये कुछ गलत करते हैं तो ये इन्हें देखा गया कि हाँ एज पीसेबल, जो भी एक जगह सेटल थे उन्हें तो पीसेबल देखा गया, लॉ अबाइडिंग मतलब कानून से मान्यता प्राप्त देखा गया। लेकिन जो नोमैडिक थे, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह तक घूम रहे थे, उन्हें क्रिमिनल माना जाने लगा। ये भी रही से कसर पूरी कर दी कि अब जो सेटल रहेगा वही क्या है, पीसेबल है, मतलब वही सुकून शांति से रह रहा है, बाकी सब कौन है, अगर जो नोमैड्स है बिना इधर उधर घूम रहे हैं तो वो क्रिमिनल हैं। और 1871 में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को पास कर दिया। क्या लगा दिया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी क्राफ्ट्समैन थे, ट्रेडर्स थे, पैस्टोरलिस्ट थे, इन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स में क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया अगर एक जगह से वो दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे थे। और इन्हें क्रिमिनल कहा गया नेचर एंड बर्थ, मतलब इन्हें कहा गया कि जो तुम क्रिमिनल हो ना वो कैसे हो, अपने नेचर और बाय बर्थ के टाइम से ही क्रिमिनल हो। और जैसे ही एक बार ये आया, फोर्स में आया, तो ये जो कम्युनिटीज़ हैं इन्हें क्या किया, एक्सपेक्टेड टू लाइव ओनली इन नोटिफाइड विलेज,
इन्हें कहा गया कि तुम खाली एक कुछ नोटिफाई किया गया कि तुम खाली इसी विलेज में रह सकते हो। दे वे आर नॉट अलाउड टू मूव आउट विदाउट अ परमिट। और उन्हें कहा गया कि अगर तुम इस जगह से निकलते हो तो तुम्हें क्या लेनी पड़ेगी, परमिट लेनी पड़ेगी। जो विलेज पुलिस है वो उनके ऊपर क्या करते थे, देखते थे, मतलब निगाहें रखते थे किनके ऊपर, जो लोग वहाँ पे रहते थे। अब चौथा क्या है कि इसमें जो रेवेन्यू है इनकम बढ़ाने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ना सारी चीज़ें क्या की, टैक्सेशन की, पॉसिबल जितना भी टैक्स पॉसिबल हो सकता था उन्होंने सब पे टैक्स लगा दिया। जैसे ही टैक्स लगाया, जैसे कि लैंड पे टैक्स लगा दिया, अगर नहर का पानी है तो कैनल के वाटर पे भी लगा दिया, नमक पे कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया, कोई भी ट्रेड कर रहे हो आप, गुड्स का सामान बेच रहे हो उस पर भी टैक्स लगा दिया, और एनिमल्स पे भी, मतलब इवन अगर आप एनिमल्स रख रहे हो, लाइव स्टॉक रख रहे हो तो वहाँ पर भी क्या किया इन्होंने, तो यहाँ पे भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। अब पैस्टोरलिस्ट को भी बेचारों को टैक्स देना पड़ता था, जितने भी एनिमल्स को चराते थे कहाँ पे, पास्चर्स पे, उनको चराने जाते थे वहाँ पे भी टैक्स लगा दिया गया। बहुत सारे पैस्टोरल ट्रैक्ट्स हैं इंडिया पे। ग्रेजिंग टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मिड 19th सेंचुरी। तो इनको कहाँ रखा गया, मिड 19th सेंचुरी में। द टैक्स पर हेड ऑफ कैटल वेंट अप रैपिडली एंड द सिस्टम ऑफ कलेक्शन वाज मेड इंक्रीजिंगली एफिशिएंट। ठीक है, तो जो टैक्स है उनको कैटल पे लगा दिया गया और ये रैपिडली वो इंक्रीजिंगली एफिशिएंट हो रहे थे। ठीक है भाई, जैसे ही टैक्स ये लोग बढ़ा रहे थे, क्या ही करते ये लोग। तो इन द डिकेड्स, लगभग 10 सालों के डिकेड जो होता है वो 10 सालों का ड्यूरेशन होता है, लगभग 1850 से लगभग 1880 से, मतलब जो डिकेड्स आए, 3 डिकेड्स आए इसके बीच में। तो इनके यहाँ क्या होने लगा ना, लगाने लगे कानून की टैक्स अब इसको लेना ही लेना है आउट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। और कि कौन लेता था, कॉन्ट्रैक्टर्स लेते थे। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये क्या करते थे, हाई टैक्स लेने लगे। मतलब पहले तो ठीक था, अब ऐसा था कि हाई टैक्स लेने के साथ साथ ताकि ये लोग ना रिकवर कर सकें, जो इन्हें स्टेट को देना होता था, पहले वो कॉन्ट्रैक्टर लेते थे, उन्हें स्टेट को पे होना करता था। तो इनको ये लगता था भाई कॉन्ट्रैक्टर्स को कि पहले हम इनसे ज़्यादा पैसा लेते हैं, फिर जो ज़्यादा पैसा है स्टेट को हम क्या करेंगे, कम ही पैसा देंगे, और जो बीच का रहेगा वो हम खा जाएंगे। तो ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है ना प्रॉफिट कमाना चाहते थे 1 साल के अंदर। तो लगभग 1880 में हुआ कि गवर्नमेंट ने ना जो कलेक्टेड है टैक्स है उसको डायरेक्ट कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो पैस्टोरलिस्ट थे उनसे डायरेक्ट टैक्सेस लेना स्टार्ट कर दिया, और सबको एक पास दिया गया कि अगर आपको ग्रेजिंग ट्रैक्ट पे जाना है तो इस पास को लेके जाओ, और उस पास को दिखा के क्या किया जाता था, उन्हें टैक्स को पे करना होता था। जितने भी कैटल होते थे, मतलब कैटल हेड्स होते थे, कैटल के पैरनी जितने उनके सर होते थे, उनके हिसाब से क्या किया करता था, उनको पास पे पहले टैक्स देना पड़ता था, फिर उस पास के अकॉर्डिंग वो मूव कर सकते थे। भाई बहुत ज़्यादा क्या लगा दिए गए थे, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। उसके बाद भी क्या होता है ना कि हाउ डिड दीज चेंजेस अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ पैस्टोरलिस्ट। इससे पैस्टोरलिस्ट के ऊपर कैसे उनकी लाइफ पे, जीवन पे प्रभाव पड़ा। तो एक शॉर्टेज ऑफ पास्चर्स, मतलब जो ज़मीन थी उनको खेती की ज़मीन में बना दिया गया, तो पास्चर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी। जब जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं उन्हें ले लिया गया था और उन्हें किस में खेती वाली ज़मीन में बदल दिया गया था। जितने भी अवेलेबल पास्चर लैंड थे वो तो कम होते जा रहे थे, दिन ब दिन कम होते जा रहे थे। उसी तरीके से जो रिजर्वेशन था फॉरेस्ट में, शेफर्ड्स एंड कैटल हर्डर्स could no longer freely pasture their cattle in the forest। और ये अब जितने बच्चे भी थे उसमें भी ये लोग फ्रीली क्या कर रहे थे, मूव नहीं कर पा रहे थे, टैक्स वगैरह भी देना पड़ रहा था। तो जैसे ही पास्चर लैंड डिसअपियर्ड होने लगे, गायब होने लगे, और प्लफ में आने लगे, अंडर द प्लफ मतलब हल जोतने लगे वहाँ पे लोग और खेती करने लगे। तो जो एग्जिस्टिंग एनिमल स्टॉक था, जो भी कुछ ज़मीन बची थी उसी पे क्या कर रहा था, ग्रेजिंग करके जिंदा था। तो इससे क्या हो रहा था, इंटेंसिव ग्रेजिंग हो रही थी, मतलब एक ही जगह से बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा चराई हो रही थी। तो इस वजह से जो ये नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट हैं ग्रेज देयर एनिमल्स इन वन एरिया एंड मूव टू अनदर एरिया। ठीक है, तो ये क्या करते थे ना, पहले बताया ना कि एक एरिया में अगर ये चर लेते थे तो फिर दूसरे एरिया में चले जाते थे, लेकिन अभी एक ही एरिया में लगातार क्या कर रहे हैं, इंटेंसिव ग्रेजिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो वेजिटेशन ग्रोथ है, जो नेचुरली तरीके से ये लोग वापस से उगा रही थी, वो चीज़ कम हो गई। तो जब रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गया पैस्टोरल मूवमेंट्स पे, तो जो ग्रेजिंग लैंड्स है ना उनका कॉन्टीन्यूसली यूज़ होने लगा। मतलब अगर कोई है और यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है तो ये यहीं पे क्या कर रहे हैं, बस ग्रेजिंग करे जा रहे हैं ये लोग,
तो ये पास्चर्स, इससे भी इनकी जो है फर्टिलिटी वो ख़राब हो गई। तो ये क्या किया, शॉर्टेज ऑफ फॉरेस्ट फॉर एनिमल्स, जो ये इनके लिए चारा था वो भी पूरा का पूरा क्या हो गया, इनके लिए शॉर्टेज आ गई और कम होने लगे। जो एनिमल स्टॉक थे धीरे धीरे कम होने लगे। अंडरफेड कैटल डाइड इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग स्कैरसिटीज एंड फैमाइंस। जो अंडरफेड है मतलब बहुत कम खाने को मिलने लगा तो बेचारे जानवर मरने लगे और लगभग जहाँ भारी संख्या में क्या कहते हैं, बड़ी संख्या में जानवर मरे स्कैरसिटीज़ में, मतलब खाने की कमी से, और सूखा वगैरह भी पड़ गया था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जानवर जो है वो मर गए थे। आप यहाँ पे एक मैप देख पा रहे हो जो पैस्टोरलिस्ट इन इंडिया, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो कम्युनिटीज़ हमने देखा था कि साउथ में है कुरमास, कुरबास, कुल्लास हैं यहाँ पर, यहाँ महाराष्ट्र के धनगर्स हो गए, और यहाँ पे ये बंजाराज यूपी के, एमपी के बताया ना, यहाँ पे इस एरिया में सेंट्रल वाले एरियाज़ में बंजारा हो गए, मालधारी हो गए रन ऑफ कच्छ में, और रायकाज हो गए राजस्थान में, गद्दी हिमाचल प्रदेश के, भूतियाज गुज्जर्स यहाँ उत्तराखंड के गुज्जर्स हो गए, ठीक है, मोनपास हो गए ईस्टर्न इंडिया में। तो ये सारे जो हैं हमारे पास देख सकते हैं पैस्टोरलिस्ट। हाउ डिड द पैस्टोरलिस्ट कोप विद दिस चेंजेस, ठीक है, अब इनके साथ ही आया तो लाइफ तो इफेक्ट हुई, तो ये इनसे सेटलमेंट कैसे हुए, कैसे सामना किया इन सब ऐसी चीज़ों का। तो पैस्टोरलिस्ट ने बहुत ही जो चेंज देखे वो बहुत ही अलग अलग तरीके के थे, लेकिन इसमें क्या हुआ, कुछ ने क्या किया, जो नंबर थे कैटल्स के उनको क्या कर दिया, कम कर दिया, मतलब जो ज़्यादा जानवर पालते थे उसको कम कर दिया, क्योंकि अब ज़्यादातर क्या है ना, पास्चर लैंड बचे नहीं थे ताकि वो उनको ज़्यादा संख्या में खिला सकें। कुछ ने तो अदर जो पास्चर्स थे उनको खोज लिया, डिस्कवर कर लिया। बिकेम डिफ़िकल्ट, ठीक है, क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या था, मुश्किल हो रहा था, तो कुछ ने तो नया पास्चर ढूंढ लिया था, और कुछ को क्या हुआ, कुछ ने अपने जो जानवर हैं उसको कम कर दिए थे। और लगभग 1947 में हुआ क्या, जो कैमल थे, शीप थे, जो रैकास मतलब पालते थे, अब ये सिंध और सिंध में नहीं जा सकते थे, ठीक है, क्योंकि सिंध वाला जो एरिया था ना वो 1947 के टाइम पे क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गया था, तो जो सिंध वाला एरिया हो गया वो पाकिस्तान में चला गया था। तो दैट्स वाई क्या हुआ कि अब जो रायकाज हैं वो सिंध में जा नहीं सकते थे, तो जो ये कैमल्स हैं अपने वो इंडस की तरफ लेके जाने के बढ़िया, ये क्या है, द न्यू पॉलिटिकल बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टॉप देयर मूवमेंट, ठीक है, मैं अभी बताया कि इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री की वजह से ऐसा हुआ था, तो इनको नया प्लेस ढूंढना पड़ा, और अभी हाल के सालों में ये लोग कहाँ जाते हैं, तो ये हरियाणा साइड में चले जाते हैं अपनी भेड़ों को चराने के लिए, ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चरल जो फ्रूट्स हैं हार्वेस्ट हो जाते हैं, वहाँ पे कटाई हो जाती है, उसके बाद ये वहाँ जाते हैं ताकि वो चरने के लिए हो जाए। और यहाँ पे क्या है, इस टाइम पे बताया ना कि मैन्योर के लिए स्पेशली ये लोग जाते हैं। और ओवर द ईयर्स सालों भर से क्या हो रहा है, जो कुछ अमीर पैस्टोरलिस्ट थे, घुमंतु थे, उन्होंने लैंड खरीद ली, ठीक है, और वहाँ पे वो सेटल हो गया, उन्होंने अपनी नोमैडिक लाइफ जो एक जगह से दूसरी जगह घूमना है उसको छोड़ दिया, और कुछ तो पीजेंट्स जो है ना वो पीजेंट्स बन गए, मतलब लैंड्स को कल्टिवेट करने लगे, और कुछ क्या करने लगे, एक्सटेंसिव ट्रेडिंग में आ गए, मतलब व्यापार करने लगे। और कुछ गरीब पैस्टोरलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, कुछ मनी उधार लिए मनी लेंडर से, और फिर क्या करने के लिए, सर्वाइवल के लिए, अपने जीने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने अपना कैटल और शीप खो दिया, और यहाँ पे क्या बन गए, मजदूर बन के रह गए, वर्किंग ऑन फील्ड्स और इन स्मॉल टाउन्स, और क्या करने लगे, छोटे छोटे फील्ड्स में, छोटे छोटे कस्बों में काम करने लगे। अभी भी जो पैस्टोरलिस्ट है ना वो क्या कर रहे हैं, बहुत सी जगहों पर कॉन्टिन्यूली क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब जी रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, बहुत सारे रीजंस में, और जो इनके नंबर्स हैं वो बढ़ भी रहे हैं, मतलब अभी रिसेंट डिकेड्स में, जो अभी हाल, क्योंकि अभी कॉलोनियल रूल उतना बढ़ है नहीं, ठीक है, तो अब इनकी संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। पास्चर लैंड पे इन वन प्लेस वॉज क्लोज टू देम, अगर उनके पास कोई रीज़न होता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं। दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ देयर मूवमेंट, अपनी जो डायरेक्शन है, हालांकि पहले जैसे पाकिस्तान की तरफ जाया करते थे तो अब वो हरियाणा की तरफ जाने लगे हैं राजस्थान वाले, तो इस तरीके से क्या है कि हालांकि उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है, उनके जो साइज़ हैं हर्डिंग के, मतलब जो जानवर पहले ज़्यादा संख्या में रहते थे वो कम हो गए हैं, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम आ गए हैं। लेकिन ये मॉडर्न वर्ल्ड में मैनी इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट इन ड्राई रीजन्स एंड इन द माउंटेन पैस्टोरलिज्म इज स्टिल इकोलॉजिकली मोस्ट वायबल फॉर्म ऑफ लाइफ। तो अगर फिर भी जो अर्थशास्त्र लोग पढ़ते हैं, यानी अर्थशास्त्री, यानी जो इकोनॉमी को अच्छे तरीके से जानते हैं, तो उनका मानना यही है कि अभी भी जो ड्राई रीजन्स है, जो सूखे एरियाज़ हैं,
भाई वहाँ पे ना खेती हो रही है ना कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे ड्राई रीजन्स वगैरह में, माउंटेन्स में, पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। तो ये जो वाइबल मतलब एक आसान रास्ता है पैस्टोरलिज्म का वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। तो ये जो चेंजेस है ना, ये पैस्टोरल कम्युनिटीज़ द्वारा इंडिया में ही नहीं किए गए, मतलब इंडिया में ही ऐसा नहीं हो रहा था पैस्टोरलिस्ट के साथ में। बहुत से अदर पार्ट हैं वर्ल्ड के जहाँ पे नए लॉ आए, कानून आए, सेटलमेंट का पैटर्न्स आया, जो पैस्टोरल कम्युनिटीज़ थी उनको फोर्स किया गया, ज़बरदस्ती की गई उनके साथ में कि वो अपनी लाइफ को अल्टर करें, अल्टर मतलब बदलें। हाँ, और कैसे ये जो पैस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं वो कैसे इन सारी चीज़ों का सामना करती हैं आज के आधुनिक युग में। ये खाली इंडिया का तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम देखते हैं पैस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। अफ्रीका में भी क्या हाल था। तो अफ्रीका में भी अगर हम अफ्रीका की तरफ चलें तो यहाँ पे जो हाफ द वर्ल्ड्स पैस्टोरल, अगर पूरे वर्ल्ड में जो पैस्टोरल पॉपुलेशन है उसका आधा देखा जाए तो वो कहाँ पे है, तो वो ओवर 22 मिलियन, लगभग 22 मिलियन जो पैस्टोरलिस्ट हैं वो हमें इकलौते कहाँ को देखने को मिल जाते हैं। तो ये पैस्टोरल एक्टिविटी दिख जाती है हमें फॉर दियर लाइवलीहुड। दे इंक्लूड कम्युनिटीज़ लाइक बेदुइन्स, बर्बर्स, मसाई। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस में डिपेंड है, 22 मिलियन लोग किस पे डिपेंड है, पेस्टोरल एक्टिविटी पे हैं अपने जीवन पर्यंत के लिए, मतलब जीवन को चलाने के लिए वो लोग किस पे डिपेंड है, तो पेस्टोरलिज्म पे। और इसी में अफ्रीका के ये लोग हैं, लगभग कितने लोग हैं, तो 22 मिलियन लोग हैं, जिसमें बेदुइन हैं, बर्बर्स हैं, मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना। ये लोग सेमी एरिड ग्रास लैंड में रहते हैं, सूखे हुए, आधे सूखे हुए ग्रास लैंड में रहते हैं, और डिजर्ट्स में रहते हैं, सूखे हुए डिजर्ट्स में रहते हैं, जहाँ पे रेन फेड एग्रीकल्चर इज़ डिफिकल्ट, मतलब अगर हम चाहें कि वहाँ पे एग्रीकल्चर करें तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। दे रेज कैटल, यहाँ पे कैटल को बढ़ाते हैं, कैमल्स को बढ़ाते हैं, गोट्स को, शिप्स एंड डंकीज। ठीक है, एंड दे सेल मिल्क, ये क्या करते हैं, मिल्क को बेचते हैं, मीट को बेचते हैं, एनिमल के स्किन को बेचते हैं, वूल को बेचते हैं, एंड सम ऑल्सो अर्न थ्रू ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। और किसके थ्रू करते हैं, तो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये कमाते हैं। जैसे कुछ पैस्टोरल एक्टिविटी हैं एग्रीकल्चर से भी संबंधित हैं। स्टिल्स अदर डू अ वैरायटी ऑफ जॉब्स टू सप्लीमेंट, मतलब कुछ तो जो पैस्टोरलिस्ट हैं वो उसके साथ साथ खेती का भी काम करते हैं और कुछ जॉब भी करते हैं। ठीक है, डियर मैम, एक मतलब उनकी जो कमी है उनको पूरा करने के लिए, अनसर्टेन अर्निंग, मतलब पैस्टोरलिस्ट से कितना आ रहा है उसके लिए ये सब काम भी करते हैं। जैसे कि पैस्टोरलिस्ट में इंडिया में थे तो अफ्रीकन पैस्टोरलिस्ट की लाइफ भी बिल्कुल बदल गई, और बहुत ही ड्रामेटिकली तरीके से क्या हुई, कॉलोनियल टाइम पे बदल गई, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, पहले तो कॉलोनियल में था, अब क्या हुआ, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में आया है। व्हाट हैव दीज चेंजेस बीन, और ये सारे चेंजेस क्या थे, आइए देखते हैं कि ये सारे चेंजेस क्या थे। तो हो गया अ व्यू ऑफ मसाई लैंड, देखा जाए तो ये क्या है, मसाई लैंड विथ किलीमंजारो इन द बैकग्राउंड। ये मसाई है और ये किलीमंजारो का ये माउंटेन है। ठीक है, आपने सुना होगा किलीमंजारो का नाम, ये अफ्रीका में ही है जो माउंटेन रेंजेस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे चेंजिंग कंडीशंस, द मसाई हैव ग्रोन डिपेंडेंट ऑन फूड सच एज मीज मील। ये सब लोग किस पे डिपेंड होने लगे, मील पे, राइस, पोटैटो, कैबेज। ट्रेडिशनली द मसाई फ्राउंड अपॉन दिस। ठीक है, इस पे गर्व होता था इन लोगों को। मसाई का मानना था कि इस बात को मानते थे कि क्रॉप फार्मिंग इज क्राइम अगेंस्ट नेचर। ठीक है, अगर हम लोग नेचर में क्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, तो ये नेचर के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, गुनाह कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। एक बार आप कल्टीवेट कर लेते हो अगर लैंड को, तो ये सुटेबल नहीं रह जाता है ग्रेजिंग के लिए। ठीक है, कर्टसी मतलब किसकी रिगार्डिंग से है, मसाई एसोसिएशन। मसाई एसोसिएशन मानता था कि अगर ये जो चारागाह है इस पर अगर आप एक बार खेती कर लेते हो तो फिर ये चरने लायक भूमि नहीं रह जाती है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, किसके लिए, हमारे उसके साथ में, किसके साथ, कह सकते हो कि नेचर के खिलाफ आप अपराध कर रहे हो। यहाँ पे देखो एक पैस्टोरल कम्युनिटीज़ है अफ्रीका में जो इंसेक्ट है। ठीक है, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया जो है इंसेट है। यहाँ पे क्या है, पैस्टोरल, द इंसेट शोज द लोकेशन ऑफ द मसाइज इन केन्या एंड तंजानिया। दो कंट्री हैं केन्या और तंजानिया। यहाँ पर क्या हुआ था इनके साथ में, हाँ ये मसाई लैंड है, इनके बारे में बात हो रही है। तो वी विल डिस्कस सम मोर चेंजेस बाय लुकिंग एट वन पैस्टोरल कम्युनिटी। एक ही जगह एक ही पैस्टोरल कम्युनिटी देखते हैं हम, द मसाई।
तो इसको कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। जो मसाई कैटल है ना, मसाई जो जानवर पालते हैं, ये कहाँ पे रहते थे? तो पहले प्राइमरली ये ईस्ट अफ्रीका में रहते थे। देखा जाए तो जो यहाँ पर 3 लाख जो सदर्न है केन्या में रहते हैं, और जो 1.5 लाख हैं वो लगभग कहाँ रहते हैं? तंजानिया में रहते हैं। तो देखते हैं कि कैसे जो लॉज एंड रेगुलेशन, जो नियम और कानून बने, इनसे कैसे इनकी ज़मीन छीन ली गई, और कैसे इनके जो मूवमेंट है ना उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, मना कर दिया गया पूरे इनके मूवमेंट को, और कैसे इनकी लाइफ्स को क्या करता है ना, अफेक्ट करता है जब सूखा पड़ता है। इवन रिशेप दिए सोशल रिलेशनशिप, और कैसे इनको जो रहता है ना वापस से रिशेप कर देता है इनका रिलेशनशिप, जो इनके रिश्ते होते हैं, कैसे गढ़न होती है उसकी। तो वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड्स गॉन? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं, यानी जो चारा वाले, जहाँ पे जो जानवर थे वो चरने जाते थे, वो कहाँ गए? तो एक बड़ी प्रॉब्लम थी मसाइज की कि ये लोग लगातार लॉस हो रहा था इनका ग्रेजिंग लैंड। जब अगर कॉलोनियल टाइम के पहले देखा जाए तो मसाई लैंड जो था ना वो एक वास्ट एरिया था, बहुत बड़ा एरिया था। नॉर्थ केन्या से कि जो स्टेपीज हैं, घास के मैदान है, स्टेपीज ऑफ नॉर्दर्न तंजानिया इन द लेट 19th सेंचुरी थी। काफ़ी बड़ा एरिया था। कौन सा? स्टेपीज और तंजानिया में ये फैला हुआ था। यूरोपियन की इंपीरियल पावर आई भाई। यूरोपियन, आपको पता है कि यूरोपियन हर जगह पे अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश में थे, और इन्होंने स्क्रैम्बल किया। तो लगभग स्लाइसिंग अप रीजन इनटू डिफरेंट कॉलोनीज। तो इन्होंने डिफरेंट कॉलोनीज में क्या किया? इसको बांट लिया। और आपने देखा होगा यहाँ पे, देखो ऐसे कहा ना, ये देखो जैसे ऐसे लग रहा है कि स्केल से लाइन खींच दी गई है। तो इस तरीके से इन लोगों ने बांट लिया था चीज़ों को, ठीक है, कॉलोनीज बना ली थी अपनी अपनी। तो हाँ, क्या कह रहे थे? तो 1885 में हुआ कि जो मसाई लैंड थे वो हाफ में काट दिए गए। इंटरनेशनल बाउंड्री बन गई उनके बीच में, ब्रिटिश केन्या एंड जर्मन तंजानिया, ठीक है। ये किसके ब्रिटिश और जर्मन ने आपस में बांटा था, ठीक है। ब्रिटिश और जर्मन ने क्या किया था? इसको बांट लिया था। और बांटने के बाद हुआ क्या है कि जब इन्होंने बांट लिया तो ये 2 भागों में डिवाइड हो गया, जो इनके घास के मैदान थे। और इसी तरह हुआ कि जो ब्रेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स थे ये जल्दी से धीरे धीरे क्या हो गए, एक ले लिए गए, और यहाँ पे वाइट के साथ सेटलमेंट हो गया। जो मसाई थे उन्हें छोटे से एरिया में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। कहाँ पे? साउथ केन्या में और नॉर्थ तंजानिया में, बस इतनी ही जगह मिली मसाई को। तो जब मसाई है ना, तो लगभग उन्होंने 60% जो अपना था प्री कॉलोनियल लैंड्स, जो 60% था, मतलब इतना बड़ा एरिया, तो इन्होंने 60% तो ले लिया था, ठीक है। और बच्चा इनके पास अब कितना? 40%। पहले ये 100% एरिया में थे, लेकिन अभी कितने में समेट कर रह गए? तो 40% में ये लोग रह गए। अब ये यहीं पर रहने के लिए अरिड जोन में क्या हुआ? अनसर्टेन रेनफॉल, मतलब यहाँ पे अनिश्चित थी कि कितनी बारिश होगी। अनसर्टेनिटी क्या होती है? निश्चित थी कितनी बारिश होगी। और यहाँ पे एकदम पुअर पास्चर भी थे, मतलब चरने के लिए अच्छी जगह भी नहीं थी। अब लगभग 19वीं शताब्दी के अंत में 19th सेंचुरी के लास्ट में होता गया, जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट है ना ईस्ट अफ्रीका की, उसने लोकल पीजेंट कम्युनिटीज़ को कल्टीवेशन के लिए इनकरेज किया। कहा कि तुम लोग क्या करो, उत्साहित किया कि आप क्या करो, यहाँ पे इनकरेज किया कि जाके यहाँ पे क्या करो, कल्टीवेशन करो, खेती करो। तो जैसे खेती बढ़ी तो जो पास्चर लैंड थे वो क्या हो गए, कल्टीवेटेड फील्ड्स में बदल गए। और यहाँ पे प्री कॉलोनियल टाइम, मतलब जब यहाँ पे यूरोपियंस नहीं आए थे, अपना कॉलोनी इस्टेब्लिश नहीं की थी इन्होंने, तब तक यहाँ पे क्या हुआ था कि मसाई जो पेस्टरलिस्ट है ना, इन्होंने एग्रीकल्चरल नेबर्स को क्या इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों तरीके से डोमिनेट, इनके ऊपर दबा के रखा हुआ था। लेकिन कॉलोनियल रूल के बाद जैसे ही आया कॉलोनियल रूल, ये लोग आए तो वो रिवर्स्ड हो गया। अब जो एग्रीकल्चर कर रहे थे वो किसके ऊपर दबदबा बना के रख रहे थे? तो इन लोग के ऊपर जो पास्चरिंग कर रहे थे या जो पेस्टरलिस्ट थे। जो लार्ज एरिया था ग्रेजिंग का, चरने वाला, अब वो किस में हो गया है? तो इट टर्न इनटू गेम रिजर्व्स, रिजर्व्स में बदल दिए गया है, ठीक है। कैसे? द मसाई मारा एंड संबूरी नेशनल पार्क इन केन्या, जो एरियाज थे, मतलब जहाँ चरने के लिए बड़ी बड़ी जगहें थी, उनको रिजर्व्स में बदल दिया गया। जैसे मसाई मारा संबरू नेशनल पार्क केन्या में बनाया गया, सेरेंगेती पार्क बनाया गया तंजानिया में,
पैस्टोरलिस्ट को यहाँ जाने के लिए रिजर्व्स में अलाउड नहीं था, ठीक है। ना ही यहाँ पे एनिमल्स को मार सकते थे, ना ही चरा सकते थे इस एरियाज़ में। और जो ये रिजर्व्स है ना, इसमें क्या किया गया, ट्रेडिशनली बीन रेगुलर ग्रेजिंग ग्राउंड्स फॉर मसाई हर्ड्स। और यही रिजर्व्स ना पहले मसाई यूज़ करते थे, मतलब आमतौर पे लोग यही ग्रेजिंग लैंड्स को यूज़ किया करते थे। अब ये जो तो सेरेंगेटी नेशनल पार्क है ना, एग्जाम्पल के लिए, फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो लगभग 14,760 किलोमीटर क्या किया था, मसाई ग्रेजिंग लैंड का ये पार्ट था, जिसको इन्होंने सेरेंगेटी नेशनल पार्क बना के रिजर्व कर दिया गया। और यहाँ पे पैस्टोरलिज्म को क्या कर दिया गया, पैस्टोरलिस्ट को अलाउ ही नहीं किया गया एंट्री लेने के लिए। अब यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है इनकी, ठीक है, ये हैं, ये बेचारे खड़े हुए हैं। और यहाँ पे लिखा क्या है कि बिना ग्रास के, बिना किसी कैटल के, जानवर के, आर मैलनूरिस्ड मतलब क्या है कि एक खान पान जिस पर सही ना हो, खराब खान पान वाले, विच मीन्स खराब कुपोषित जिसे कहते हैं, विच मीन्स लेस फूड अवेलेबल फॉर फैमिलीज एंड देयर चिल्ड्रन, बहुत कम खाना बचा था फैमिलीज और चिल्ड्रन के लिए। एरियाज हार्डेस्ट हिट बाय ड्रॉट एंड फूड शॉर्टेज आर इन विसिनिटी ऑफ, विसिनिटी क्या है, एक छोटा सा एरिया जो होता है उसको कहते हैं विसिनिटी। एम्बोसली नेशनल पार्क के बीच में है ये, और ये लगभग 240 मिलियन केनियन शिलिंग, 3.5 मिलियन $US टूरिज्म से कमाता है। और किलिमंजारो वाटर प्रोजेक्ट्स जो है ना, कम्युनिटीज ऑफ दिस एरिया, बट द विलेजेस आर बार्ड फ्रॉम यूजिंग द वाटर फॉर इरिगेशन ऑफ और फॉर लाइव स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ प्रोजेक्ट जो है वो आता है कम्युनिटीज़ के लिए, लेकिन विलेजर्स जो वहाँ गांव के लोग होते हैं उनको रोक दिया जाता है कि वो इरिगेशन कर सके, जो लाइव स्टॉक है उनके पास उसको इरिगेट कर सके, उनको पानी पिला सकें। मतलब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन इनके लिए जो विलेजर्स थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही थी। यहाँ पे देखोगे तो एक मसाई है, वो क्या कर रहा है, वो मसाई का मतलब क्या होता है वो जान लीजिए। तो मासाई का मतलब होता है मासाई, मतलब मेरे लोग। और ये ट्रेडिशनली पारंपरिक तरफ नौबैडिक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक घूमना है, उनकी यहाँ परंपरा थी इस चीज़ की। तो ये किस पे डिपेंड होते थे, मिल्क और मीट पे होते थे अपनी रहने के लिए। और हाई टेम्परेचर कंबाइन विद लो रेनफॉल, एक ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता था, पानी काफ़ी कम बरसता था। तो टू क्रिएट कंडीशंस विच आर ड्राई, डस्टी एंड एक्सट्रीमली हॉट, एक ऐसा यहाँ पे कंडीशन होती थी, ऐसी स्थिति होती थी कि सूखा, मतलब सूखा रहता था, पानी ज़्यादा नहीं बरसता था, तो धूल भरा होता था, एंड एक्सट्रीमली हॉट, और बहुत ज़्यादा गर्म होता था। तो यहाँ पे ऐसी जगहों पे ना बहुत ड्रॉट, मतलब जो सूखा पड़ना है बहुत ही कॉमन है। और ये इक्वेटोरियल हीट यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इक्वेटर के पास में है इसलिए यहाँ पे इक्वेटोरियल हीट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो पैस्टोरल एनिमल्स है ना, ये बहुत ज़्यादा नंबर पे इस टाइम पे मर जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन भाई वहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्ट के बाद भी इन लोगों को कोई नहीं दिया जा रहा था, मतलब कोई फ़ायदा नहीं था। लॉस ऑफ फाइनेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स एंड वाटर रिसोर्सेज क्रिएटेड प्रेशर ऑन द स्मॉल एरिया ऑफ द लैंड दैट मसाइट वेयर कन्फाइंड विद इन। और ये जो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, मतलब जो पानी वानी मिल भी रहा था इन लोगों को, तो विलेज को बाढ़ कर दिया गया था, मतलब उनको नहीं मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें ना, मसाई एक जगह बेचारे बंद के रह गए थे। जो लगातार ग्रेजिंग हो रही थी स्मॉल एरिया में ना, अब डिटीरिएशन हो रहा था क्वालिटी ऑफ पास्चर्स। जो मैंने बताया कि एक ही एरिया पे अगर बहुत टाइम तक पास्चर मतलब ग्रेजिंग करोगे तो उसका एरिया की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। फॉडर जो चारा था वो भी शॉर्ट सप्लाई में था, मतलब ऐसा नहीं था कि चारा भी इन लोग के पास बहुत ज़्यादा था। अब एक बहुत ही लगातार बड़ी सी प्रॉब्लम इन लोग के पास क्या थी कि कैसे जो कैटल्स हैं इनको फीड किया जाए, उनको खिलाया जाए। द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। एक और नई कहानी ये थी कि बॉर्डर्स पूरी तरीके से क्या हो चुके थे, बंद हो चुके थे। 19th सेंचुरी की ही बात है। यहाँ पे जो अफ्रीकन पैस्टोरलिस्ट है ना, वो एक बड़े एरिया पे मूव नहीं कर सकते थे। जब पास्चर्स बहुत ज़्यादा ख़त्म होने लगे थे और जो उनके डिफरेंट एरिया में उन्हें मूव भी नहीं करने दिया जाता, तो लगभग लेट 19th सेंचुरी में हुआ कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है ना, बिगेन इम्पोजिंग वेरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मोबिलिटी। तो उन्होंने कहा था कि अब ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी जो घूम रहे थे। जैसे कि मसाई की बात करें, अदर पैस्टोरल ग्रुप्स वेर ऑल्सो फोर्स्ड टू लीव विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ स्पेशल रिजर्व्स। तो इन्हें कहा गया कि कन्फाइन कर दिया गया कि आप यहीं पे रहो, जैसे इंडिया में किया गया था। जो बाउंड्रीज थी रिजर्व्स की, उनकी भी लिमिट्स बढ़ा दी गई।
ठीक है, अब ये वहीं पर मूव कर सकते थे। अब इनको यहाँ पे क्या कहते हैं, स्टॉक विदाउट स्पेशल परमिट के बिना मूव नहीं करने दिया जा रहा था। और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था, कठिन था कि किस तरीके से बिना किसी परेशानी या बिना किसी हैरेसमेंट के क्या मिल जाए, लोगों को परमिट मिल जाए। जिन्हें अगर गिल्टी, जिन्हें अपराधी पाया जाता था कि उन्होंने रूल्स नियम कानून नहीं माने हैं, उसकी अवज्ञा की है, उन्हें बहुत बुरे तरीके से क्या किया जाता था, पनिश दिया जाता था, सजा दी जाती थी। तो पैस्टोरलिस्ट को अब मार्केट्स और वाइट एरियाज़ में जाने के लिए भी मना कर दिया गया था। ठीक है, वो उन्हें परमिशन नहीं थी कि वो मार्केट्स में जा सके, वाइट एरियाज़ में। बहुत सारी जगहों पे तो उन्हें मना कर दिया गया था कि किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रेड, मतलब किसी भी व्यापार में वो सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। जितने भी वाइट सेटलर्स आए थे, मतलब जो वाइट लोग आए थे, यहाँ से आके सेटल हो गए थे यूरोप में, तो जो पैस्टोरलिस्ट हैं उनको बहुत ही डेंजरस मानते थे, जंगली मानते थे, वो बहुत ही हानिकारक समझते थे, खतरनाक समझते थे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत ही कांटेक्ट उनके साथ बहुत कम कर दिया। कटिंग ऑफ लिंक वॉज however never really possible because white colonists have depend on black labor to bore mines। ठीक है, यहाँ पे ये लोग कट ऑफ हो गए, मतलब उनसे उन्होंने रिश्ता एकदम एक कटाव देख लिया। किसने, जो वाइट लोग आए थे, कहाँ से, यूरोप से आए थे, कहाँ पे, अमेरिका में अफ्रीका में सेटल होने के लिए। तो हालांकि पूरी तरीके से वो उनसे कट नहीं पाए, क्योंकि उन्हें किसकी ज़रूरत होती थी, जो वाइट कॉलोनिस्ट होते थे, वाइट लोग आए थे जो यूरोप से, उन्हें ब्लैक लेबर की ज़रूरत होती थी, मतलब काले लोगों की, जो कि पैस्टोरलिस्ट हुआ करते थे, ताकि वो माइंस को खोद सकें, रोड को बना सकें, टाउन्स को बना सकें। तो इसके लिए उन्हें काले लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। नई परंपरा वाली बाउंड्री भी बना दी गई थी, बंधन भी बना दिए गए थे, उनके ऊपर थोप दिए गए थे, इम्पोज कर दिए गए थे। और सडनली जो अचानक से ये चेंज हुए थे पैस्टोरलिस्ट लाइफ में, इन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत निगेटिवली उनके ऊपर प्रभाव डाला था। पैस्टोरल एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, चाहे वो पैस्टोरलिज्म हो, चाहे वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो। तो जो पहले जो पैस्टोरलिस्ट थे, नॉट ओनली लुक्ड आफ्टर एनिमल हर्ट्स बट ट्रेडेड इन वेरियस प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो सिर्फ पालते नहीं थे, जानवरों को नहीं पालते थे, बल्कि बहुत सारा व्यापार भी करते थे। और ये जो रेस्ट्रिक्शन था ना कॉलोनियल रूल पे, पूरी तरीके से स्टॉप नहीं कर पाया ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को। लेकिन अब ये क्या है ना कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, पता है ना कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बंधन लगा दिए इन लोगों के ऊपर। अब ये लोग ट्रेड भी नहीं कर सकते थे। तो इसकी वजह से व्हेन पास्चर्स ड्राई, अब होता क्या है कि पास्चर्स सूखने लगते हैं। जो ड्रॉट है ना, सूखा है, वो हर जगह से क्या करता था, पैस्टोरलिस्ट की लाइफ को अफेक्ट कर रहा था। जब रेन जो है वो फेल हो जाती थी, ठीक है, मतलब जो बारिश नहीं होती थी, तो पास्चर्स क्या हो जाते थे, पूरे सूख जाते थे। और कैटल्स जो है ना वो भूखे रहते थे, जब तक कि उन्हें एक दूसरे एरिया पे, ऐसे एरिया पे जहाँ पे फॉरेस्ट क्या है, जो उनके खाने का सामान है वो अवेलेबल नहीं होता था। दैट इज़ वाई ट्रेडिशनली पैस्टोरलिस्ट आर नोमैडिक। तो जो ट्रेडिशनली परंपरा के हिसाब से जो पैस्टोरलिस्ट थे वो नोमैडिक हुआ करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते थे। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कहाँ से, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। इससे क्या होता था, जब बैड टाइम आता था तो वो उसमें सरवाइव कर जाते थे, मतलब उसमें जी लेते थे, फिर भी जी लेते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, सरवाइव कर लेते थे। और इस तरीके से जो क्राइसिस आती थी उसको ये सरवाइव कर लेते थे। लेकिन जब कॉलोनियल पीरियड आया तो जो मसाई थे उन्हें एक ही जगह पे रहना पड़ता था, वहीं पे वो बंधे हुए थे, एक ही रिजर्व में रहते थे, और उन्हें क्या कहते हैं, पास्चर्स के तलाश में बाहर भी नहीं जाने दिया जाता था। जो नॉर्मल जो बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स थे उनसे उनको कट ऑफ कर दिया गया था, मतलब उनसे उनको हटा दिया गया था, उनसे लिंक तोड़ दिया गया था। और एक ऐसे एरिया में रहने के लिए कहा गया था जो सेमी एरिड थे, मतलब कि ये कह सकते हो कि वहाँ पे पानी कम बरसता था। तो जो यहाँ पे ऐसा थे कि वहाँ पे अक्सर करके क्या आते रहते थे, प्राय सूखा पड़ता रहता था। तो अब ये शिफ्ट भी नहीं कर सकते थे अपने कैटल को, एक जगह से दूसरी जगह तक भी नहीं जा सकते थे जहाँ पे पास्चर अवेलेबल्स होते थे। तो जो लार्ज नंबर से न मसाई के कम्युनिटीज़ के, उनके जो कैटल थे, जानवर थे, वो मरने लगे भूख से, या फिर उनको बीमारियाँ हो गई। और जो ये ड्रॉट के रीज़न पड़े, तो जब एक इंक्वायरी देखी गई, पूछा गया, तो 1930 में शो किया गया कि जो मसाई हैं केन्या के, उनमें 7,20,000 जो कैटल थे, उसमें से 8,20,000 कैटल, मतलब जानवर जो थे, 8,20,000 जो भेड़ें थी, और 1,71,000 जो डंकीज थे, वो सब बेचारे मर गए। ठीक है, सॉरी, मरे नहीं थे, इतने सारे जो डंकीज थे उसमें 2 सालों में लगभग बहुत ज़्यादा तेज ड्राफ्ट पड़ा, मतलब यानी सूखा पड़ा। और 33-34 में लगभग हाफ जो थे, इसके आधे जो जानवर हैं वो मर गए थे।
तो जो एज ए एरिया ऑफ ग्रेजिंग लैंड श्रैंक, जैसे ही कि ग्रेजिंग लैंड जो चरने वाला एरिया कम हुआ, बहुत ही निगेटिव इफेक्ट पड़ा सूखे का। एंड फ्रिक्वेंट बैड ईयर्स लेड टू स्टडी डिक्लाइन ऑफ एनिमल स्टॉक ऑफ द पैस्टोरलिस्ट। और फिर आगे भी ऐसे ही कई सारे सूखे मतलब सूखा पड़ता गया और एनिमल्स की जो संख्या थी वो धीरे धीरे क्या होती गई, डाउन होती गई, कम होती गई। ठीक है, नॉट ऑल वेर इक्वली इफेक्टेड। हम कहते हैं कि सब लोग बराबर अफेक्टेड नहीं हुए थे, सब पे बराबर चीज़ें नहीं पड़ी थी देखने को। अगर मसाई लैंड के ऊपर बात करें तो जो सारे पैस्टोरलिस्ट थे वो उन पर पूरे तरीके से इक्वल प्रभाव नहीं पड़ा था। देखा जाए तो कुछ जो इन प्रो कॉलोनियल टाइम्स मसाई सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 सोशल कैटेगरीज। 2 सोशल कैटेगरीज में वो डिवाइड होते थे, किसमें, एल्डर्स एंड वॉरियर्स में। तो एल्डर्स जो करते थे वो करते क्या थे, तो वो रूलिंग ग्रुप होते थे, मतलब जो रूल करने वाला ग्रुप होता था, राज्य करने वाला ग्रुप, उसमें आते थे। एंड मेट इन पीरियोडिक काउंसिल्स, और कुछ काउंसिल्स इनकी समिति बनती थी कुछ टाइम पीरियड पे, उसमें ये आते थे और ये किसके ऊपर कुछ कम्युनिटी बनाते थे, समुदाय बनाते थे, और वहाँ पे जो लड़ाई झगड़ा होता था उसको ये लोग क्या करते थे, आपस में मिलके बैठ के समझौता करते थे। जो वॉरियर्स होते थे उनका क्या काम होता था, तो ये जवान लोगों को रखते थे, यंगर पीपल, छोटे वालों को रखते थे। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, इनकी जिम्मेदारी क्या होती थी कि ये किसकी रक्षा करें, तो ये जो ट्राइब है इनकी, उनकी ये रक्षा करें, और इन्हें डिफेंड करना होता था, कम्युनिटी को बचाना होता था, ताकि कैटल रेड्स, अगर कोई कैटल जानवर लूटने आया तो रेडिंग क्या है ना, इम्पॉर्टेंट होती थी सोसाइटी में, जहाँ पे कैटल वॉज वेल्थ। तो पहले जैसे अपने यहाँ क्या है कि अगर वेल्थ के हिसाब से देखें तो रुपये पैसे लोग वो लूटने आएंगे, लेकिन इनके पास वेल्थ क्या थी, इनकी कैटल थी, तो कैटल को उस टाइम पे लूटा जाता था। तो जब रेड्स के थ्रू ना यहाँ पे डिफरेंट पैस्टोरल ग्रुप्स वाज असर्टेड, ठीक है, ऐसा माना जाता था। तो यहाँ पे जो यंग मैन थे, जो जवान लोग रहते थे, वो आते थे, उन्हें पहचाना जाता था कि वो मेंबर क्लास के हैं, ठीक है, वॉरियर क्लास के हैं, किसके, एंड व्हेन दे प्रूव दियर मैनलाइनेस, मतलब जब वो दिखाते थे कि हाँ हम हैं इस लायक, मर्दाना तरीके से जो बताते थे, तो बाय रेडिंग द कैटल ऑफ अदर पैस्टोरल ग्रुप्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन वॉर्स। ये और इनको कैसे प्रूफ करना पड़ता था, ये रेडिंग करते थे, मतलब ये भी चुराते थे, जो अदर पैस्टोरल ग्रुप्स हैं उनसे कैटल चुरा के लाते थे, और क्या करते थे, किस में भाग लेते थे, तो वॉर्स में भाग लेते थे। दे हाउएवर वे आर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ द एल्डर्स, लेकिन ये किसके अंडर में आते थे, काम किसके अंडर में करते थे, तो ये काम करते थे एल्डर्स के अंदर में। देखो ये कैसे हैं, देखो यहाँ पे देखो, हाउ द वॉरियर्स वियर ट्रेडिशनल डीप रेड शुकास, क्या पहनते थे, तो डीप रेड गहरे लाल कलर का शुकास पहनते थे, ब्राइटली बीटेड मसाई ज्वेलरी, और ये बीटेड मतलब देख रहे हो ना, ये मोती मोती ऐसे से ये ज्वेलरी पहनते हैं, एंड कैरी 5 फुट स्टील ट्रिप्ड स्पीयर्स, और ये भाला लेके ये लोग 5 फुट का होता है ये भाला, इसको लेके चलते हैं। दियर लॉन्ग प्लेट्स, और एक बने किसके होते हैं, स्टील के बने होते हैं, इनके जो लॉन्ग प्लेट्स हैं, इंट्रिकेटली प्लेटेड हेयर, और इनके जो हेयर्स हैं देखो कैसे गुथे हुए होते हैं। अभी एक हम पास से क्लोजअप पिक्चर है। एज ट्रेडिशन दे फेस ईस्ट टू ऑनर द राइजिंग सन, और जैसे कि इनका देखा जाए तो ये किसको की तरफ देखते हैं, ईस्ट की तरफ देखते हैं, उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं। असल में जो वॉरियर्स होते हैं वो सोसाइटी का इंचार्ज होते हैं, वाइल बॉयज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर्टिंग लाइव स्टॉक। जो बॉयज़ होते हैं वो क्या काम करते हैं, लाइव स्टॉक को हर्ट करते हैं, उनको संभालते हैं, झुंडों को। ड्यूरिंग द ड्रॉ सीजन, जब सूखा पड़ता है, बोथ वॉरियर्स एंड बॉयज़ अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर्टिंग लाइव स्टॉक। तो उस टाइम पर दोनों की एक ही जिम्मेदारी होती है कि वो लाइव स्टॉक को हर्ट करें। ये देखो यहाँ पे कैसे इनका है, शकल है इनकी, ठीक है। इसको देख के आप साल भर हंसते आए हो गए आई थिंक, और कुछ ना कुछ लोगों को नाम भी दिया होगा। आज देखा जाए तो जो यंग मैन है, थ्रू एन एलैबोरेट रिचुअल बिफोर दे केम वॉरियर्स, जब आज भी वो कभी वॉरियर बनते हैं तो उनको कुछ रस्मों रिवाजों से होकर गुजरना पड़ता है, और अब ये कॉमन है। जैसे कि इन्हें क्या करना पड़ता है, लगभग जो सेक्शन है उसको पूरे के पूरे सेक्शन को घूमना पड़ता है लगभग 4 मंथ तक, और एंडिंग जब ये इसका ख़त्म होता है तो वेयर दे रन टू द होम स्ट्रीट एंड एंटर विद एन एटीट्यूड ऑफ अ रेडर। और ये आते हैं, फिर एंटर कैसे करते हैं, जैसे कि रेडर, एक डाकू लुटेरे की तरह ये वापस से एंट्री करते हैं। और जब इस सेरेमनी में आते हैं तो बॉयज़ को लूज क्लोथिंग एंड डांस नॉन स्टॉप थ्रू आउट द डे, तो इनको पूरे दिन लगभग नाचना पड़ता है, एक दिन बिना रुके हुए। और इस सेरेमनी को क्या कहा जाता है,
ट्रांजिशन इनटू अ न्यू एज। गर्ल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो थ्रू सच अ रिचुअल, और गर्ल्स को ऐसे कोई भी रिचुअल का सामना नहीं करना पड़ता, ये सिर्फ बॉयज़ के लिए होता है। वहाँ के कल्चर के बारे में हम स्पेशली पढ़ रहे हैं। तो एडमिनिस्टर द अफेयर्स ऑफ मसाई, अगर इनका कोई देखना होता था, एडमिनिस्टर करना होता था मसाई का, तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस ने एक मेजर ले आया, ठीक है, हैड इम्पोर्टेंट, जिसमें बहुत सारी जटिलताएं थी। दे अपॉइंटेड चीफ्स ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप्स ऑफ मसाई, तो उन्होंने मसाई में ना बहुत सारे चीफ्स को अपॉइंट कर दिया और उन्हें रिस्पॉन्सिबल बना दिया कि वो ट्राइब की क्या करेंगे, अब जिम्मेदारी संभालेंगे। और ब्रिटिश ने नए क्या कहते हैं ना, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बंधन इनके ऊपर भी थोप दिए। और किस पे, रेडिंग करने के लिए, जो लोग रेड करते थे मतलब जानवर को लूटते थे, एंड वॉरफेयर करते थे मतलब जो युद्ध अभ्यास करते थे। और परिणाम स्वरूप हुआ कि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी थी, बोथ एल्डर्स और वॉरियर्स की, वो तो बेचारी बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट हुई, इस पर प्रभाव पड़ा, ख़त्म ही हो गई एक तरीके से कह सकते हो। चीफ्स अपॉइंटेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ, जो चीफ होते थे किसके द्वारा, कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए थे, वो इकट्ठा करते थे। एक टाइम के बाद वो अपनी जो वेल्थ होती थी उसको इकट्ठा करते थे और उनकी एक रेगुलर इनकम हुआ करती थी, जिससे कि वो एनिमल भी खरीद सकते थे, जानवर खरीद सकते थे, कुछ सामान खरीद सकते थे, ज़मीन खरीद सकते थे। और ये पुअर्स को जो है वो उधार भी देते थे, नेबर को, पड़ोसियों को, जो जिन्हें कैश चाहिए होता था टैक्सेस वगैरह देने के लिए। तो ये बहुत सारे लोग तो इसमें से शहरों में, कस्बों में रहना स्टार्ट कर दिए और ट्रेड में इन्वॉल्व हो गया। जो उनके वाइफ और बच्चे थे वो कहाँ हो गए, वापस से विलेज में रहते थे ताकि वो जानवरों को देख सकें। और जो चीफ होते थे ना, ये डिवोस्टेशंस ऑफ वॉर एंड ड्रॉट से क्या करते थे ना, सर्वाइवल देते थे, मतलब लोगों को बचाते थे कि कैसे सर्वाइव करना है ऐसी निगेटिव स्थिति में भी। दे हैड बोथ पैस्ट्रल एंड नॉन पैस्ट्रल इनकम, इनके पास पैस्ट्रल वाली इनकम भी होती थी जो चीफ होते थे, और नॉन पैस्ट्रल इनकम भी होती थी। पैस्ट्रल कैसे, जैसे चारा वगैरह जो जानवरों को चरा के भी इनके पास होता था, और नहीं चराते थे तो इनके पास क्या होता था, ये शहरों में रहते थे, वहाँ पे जॉब करते थे, खेती करते थे, तो इससे इन लोगों की कमाई हो जाती थी। एंड कुड बाय एनिमल्स व्हेन देयर स्टॉक वाज डिप्लीटेड, और ये एनिमल्स को खरीद सकते थे जब इनका स्टॉक जो है ना वो ख़त्म होने लगता था, तो ये एनिमल्स को और ज़्यादा खरीद लेते थे। तो इससे इनकी लाइफ क्या हो गई थी, बढ़िया हो गई थी। बट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पुअर पैस्टरलिस्ट, लेकिन अगर इतिहास देखें किसका, जो गरीब वाले पैस्टरलिस्ट थे, जो कि खाली किस पे, लाइव स्टॉक पे ही डिपेंड थे अपनी उसके लिए, तो उनके साथ हुआ क्या करता था, दे डिड नॉट हैव रिसोर्स टू टाइड ओवर द बैड टाइम्स, इनके पास कोई रिसोर्स, कोई भी चीज़ें नहीं थी जिससे ये बैड टाइम में भी सर्वाइव कर लें, या फिर वॉर हो तब उस टाइम पे सर्वाइव कर लें, सूखे से, अकाल से। ये लोग दे लॉस्ट नियरली एवरीथिंग, ये लगभग अपना सब कुछ खो चुके थे और इन्हें नया काम ढूंढना था, कहाँ पे, टाउन्स में जाके। तो कुछ ने क्या किया, चारकोल बर्नर्स में काम करना स्टार्ट कर दिया, और कुछ ने तो कुछ अलग ही जॉब करनी स्टार्ट कर दी। जो किस्मत वाले थे उन्हें रेगुलर वर्क मिला, जैसे कि रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में उनको काम मिल गया, रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए उनको काम मिल गया। और ये जो सोशल चेंज हुआ, मतलब एक सामाजिक तौर पे पूरा चेंज हो गया था मसाई कम्युनिटी एट 2 लेवल्स। तो 2 तरीके से ये लोग चेंज हुए थे। पहला ये था कि जो ट्रेडिशनल डिफरेंस था बेस्ड ऑन एज बिटवीन द एल्डर्स एंड वॉरियर वाज डिस्टर्ब। तो जो ये 2 तरीके के थे, कैसे कि एल्डर्स और वॉरियर्स, एल्डर्स कौन थे, जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, और वॉरियर्स योद्धा लोग थे, वो पूरा का पूरा एकदम डिस्टर्ब हो गया था। और लेकिन ये टूटा नहीं था। सेकेंड था कि एक न्यू डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेल्दी एंड पुअर पैस्टरलिस्ट डेवलप, और एक नया जो डिफरेंस था ना वो देखने को मिला, किसके बीच में, वेल्दी और, मतलब जो धनी थे, वेल्दी थे, और जो गरीब थे उनके बीच में एक अलगाव देखने को मिलने लगा हमें। कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष पे आ जाते हैं पूरे चैप्टर को जो हमने पढ़ा, कि हमने पैस्टोरल कम्युनिटीज़ की लाइफ को देखा, ठीक है, और कैसे उनकी जो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया का देखा, अफ्रीका का देखा, तो कैसे उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, कैसे जो मॉडर्न वे में हिस्ट्री है ना वो बदली, और कैसे जो नए नियम कानून थे, नए बॉर्डर्स थे, उन्होंने इनके मूवमेंट को कैसे अफेक्ट किया, कैसे प्रभाव डाला, कैसे जो बढ़ते बंधन थे उनकी मोबिलिटी पे पैस्टोरलिस्ट ने, कैसे उस एकदम सर्च जो पास्चर्स का था उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई डाल दी इनके पास्चर लैंड को खोजने में। और जैसे ही पास्चर लैंड डिसअपीयर हुए, गायब हुए, तो एक ग्रेजिंग जो है ना, जो चरने वाली प्रॉब्लम थी, वो एक प्रॉब्लम बन गई, जबकि पास्चर्स थे ना वो एकदम ख़त्म होते गए। और जब बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग होने लगी तो उससे क्या होने लगे, पास्चर्स भी ख़त्म होने लगे।
और अब जो ड्रॉट्स थी जो कि उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती थी, लेकिन अब भी वो क्या होने लगी, वो एक बड़ी क्राइसिस के रूप में सामने आने लगी। और कैटल क्या होने लगे, बहुत ही ज़्यादा नंबर में मरने लगे। अभी भी जो पैस्टोरलिस्ट है ना, उन्होंने नए समय को अपना लिया है, लेकिन जो ये पाथ है उनका एनुअल मूवमेंट का, ये क्या कर रहा है, अब धीरे धीरे कम हो रहा है और कम होता गया, और इनके जो कैटल के नंबर थे वो भी कम होते गए। प्रेस ऑफ राइट्स जो एंटर न्यू एरियाज, जो राइट हैं उनके नए एरियाज में, एक्सर्ट पॉलिटिकल प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट ऑफ रिलीफ सब्सिडी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड डिमांड अ राइट इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज। अब देखो, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट थी तब तो इन लोगों के साथ बहुत ही अन्याय हुआ, लेकिन जैसे ही अभी हमारी गवर्नमेंट आई है तो बहुत सारे इन लोगों को पॉलिटिकल प्रेशर से, जैसे अदर फॉर्म ऑफ सपोर्ट है, इनको दिया जा रहा है। डिमांड राइट इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, मतलब एक राइट के लिए भी इनकी बात चल रही है। तो पैस्टोरलिस्ट आर नॉट रिलिक्स ऑफ द पास्ट, ठीक है, अब वो पास्ट में नहीं रह गए। दे आर नॉट पीपल हु हैव नो प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो अब आधुनिक युग में ऐसा नहीं कि उनका कोई काम ही नहीं है, ऐसे लोग हैं जिनका कोई काम ही नहीं है। जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो कि पर्यावरण वाले हैं वो, और इकोनॉमिस्ट जो कि इवन जो अर्थशास्त्री लोग हैं, उन्होंने कहा है कि इन्हें क्या करो, इन्हें पहचान दो। दैट पैस्टोरल नोमैडिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइफ। एक पैस्टोरल नोमैडिज्म एक जीवन का एक फॉर्म है दैट इज़ परफेक्टली सूटेड टू मैनी हिली एंड ड्राई रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक सूटेड है, मतलब एक कह सकते हो कि उन पे सूट करता है, कि ऐसे ड्राई रीजन्स जहाँ सूखे एरियाज़ हैं, जहाँ पहाड़ी एरियाज़ हैं, वहाँ पे एक बहुत अच्छा लिविंग का ये सोर्स है और काफ़ी अच्छा काम है ये जो है। लाइव स्टॉक हम बढ़ा रहे हैं, उनसे हमें मतलब ऐसा भी होता है कि हम कह सकते हैं अपनी इकोनॉमी में या अपनी हिस्ट्री में कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास है, जैसे भेड़ है, अगर हम उसको कम पालना शुरू करेंगे तो हमारे पास जो नेचुरल वूल है उनकी कमी पड़ जाएगी, ठीक है। और हमारे लिए फूड साइकिल, वेब चेन, इकोसिस्टम वगैरह में हमने बहुत पढ़ा है कि इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के टाइम पे क्या किया जा रहा है ना, इन्हें थोड़ा सा बढ़ावा दिया जा रहा है और इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाया जा रहा है, राइट्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जैसे कि आज के टाइम पे ना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। और इनके साथ साथ क्या करते हैं ना कि हमें भी ध्यान देना चाहिए कि इनके लिए भी क्या, इनका भी महत्व है हमारी सोसाइटी में, चाहे इन्वायरमेंटलिस्ट की तरफ से देखो या इकोनॉमिस्ट की तरफ से देखो, दोनों की तरफ से ही इनका क्या है, हमारी सोसाइटी में एक अच्छा इम्पोर्टेंट रोल ये लोग प्ले करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में एक मूवी के एंड में एक मूवी क्या ऐसा होता नहीं है कि लास्ट में दिखाते, तो एक लास्ट यहाँ पे है कि कैसे एक हैवी ट्रैफिक है, तो कैसे आज भी टाइम पे यहाँ पे बेचारे ये लेके जा रहे हैं अपने हर्डर्स को। तो ये जो रायका सैफवर्ड है यहाँ पे हैं और हैवी ट्रैफिक है हाईवे पे, तो अब ये बेचारे इनको मूव करना पड़ रहा है और एक नए एक्सपीरियंस की तरफ ये लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहीं के साथ हमारा चैप्टर क्या होता है ना, एंड हो जाता है। होप्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और जो इसके भी क्वेश्चन आंसर्स हैं या जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।